11 सितंबर 2024 को हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साइबर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी घोषित किया और मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। मेरे को लोन की किस्तें भरनी है, मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे एक अक्यूज बना दिया गया कि मैं एक साइबर फ्रॉडस्टर हूँ। मेरे 6 लाख रुपए उसमें ब्लॉक। हमारे देश के उस करप्ट सिस्टम का सपोर्ट ना हो जिसकी वजह से हमारे इंडिया में फ्रॉड होते हैं। ये ब्रिटेन की एक 16 साल की लड़की एक FIR लॉस कराती है, बिना टच किए भी लड़की ये कहती है फिजिकल रेप हुआ, जैसे मेरे को सेंसेशन फील हुई, जिसको कहा गया वर्चुअल रेप। विमल गुटखा के लिए कहा जाता है दाने दाने में केसर का दम। केसर के दम के साथ साथ आपको कैंसर भी हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट है या कैसे ये ऑपरेट कर पा रहे हैं? हमारे बैंक अकाउंट से मैसेज आता है जीमेल आईडी पर जीमेल आईडी का सर्वर है यूएस चाहे तो हमारे पूरे बैंक के पैसे ही खाली करते। 90% इंडिया लोन पे है। एक सर अभी डीफेक काफी वीडियो बनाए जा रहे हैं, हर किसी को किसिंग वाला सीन बना दिया, डांस वाला सीन बना दिया है, ये पोर्नोग्राफी हो रही है। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री की डीफेक वीडियोस बना दी गई। निर्मला सीतारमण जी ने, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पेसिफिक ये कह दिया कि लोन रिकवरी एजेंट गुंडों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। और आजकल एक मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि सिविल स्कोर बढ़ाना है। अरे क्या करोगे, सिविल स्कोर बढ़ा के भी तो लोन ही तो लेना है तुम्हें। सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर से लोन मिल रहा है। आजकल तो बिना OTP के भी स्कैम होने लगे। गोली बारूदों से युद्ध नहीं लड़े जाते। इफ यू आर ऑन इंटरनेट देन डेटा प्राइवेसी इज मिथ। आज तक हमने ये जाना था कि साइबर क्राइम से कैसे बचें, बट आज हम ये जानेंगे आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है तो उसे हैंडल कैसे करना है। आज की डेट में दुनिया इतनी डिजिटल हो गई है कि हम स्मार्टफोन और इंटरनेट पे ही चल रहे हैं। एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए हम फ़ोन पे इतना डिपेंड हो गए हैं कि उनके बिना रहा नहीं जाता। और एक छोटी सी गलती आपकी पूरी रेपुटेशन, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई और आपके बैंक को कभी भी खाली कर सकती है। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट, जो कि एक एडवोकेट एंड साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, मिस्टर आदर्श सिंघल जी का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं सर? आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया। तो सर आज हम क्या बातें करने वाले हैं? आज हम बिल्कुल जनरल बातें और शुरुआती दौर की ही बातों पे मैं बात करूं तो जैसे कि हमारी कन्वर्सेशन हुई बाय कॉल। हमने आपको कॉल किया, आपने हमें कॉल किया, तो एक कॉलर ट्यून सुनाई दी कि अगर आपको साइबर फ्रॉड से बचना है तो 1930 पर कॉल करिए। जी। अब द पॉइंट इज व्हाट इज 1930 और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सरकार ने ये नहीं बताया कि 1930 पर कॉल करने के बाद क्या होता है। सिर्फ ये बताया कि अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप 1930 पर कॉल करें। और 1930 की जो कॉलर ट्यून हम सुन रहे हैं, ये एक पेंडेमिक की तरह इसलिए हो गई क्योंकि इससे पहले शायद हमने कोविड की कॉलर ट्यून सुनी होगी जिसमें ये बताया जाता था कि कोविड की महामारी से कैसे बचें, और उससे पहले क्या सुना हमें याद भी नहीं है। तो कंपैरिजन किया जा सकता है कि कितना ग्लोबल पेंडेमिक है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, कि सरकार को कॉलर ट्यून भी लगानी पड़ी। तो सर क्या होता है 1930 और क्यों जरूरत पड़ी? 1930 बेसिकली कॉलर ट्यून सरकार ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए लगाई। और इससे पहले 1930 से पहले मैं आपको बताऊं, 11 सितंबर 2024 को हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने साइबर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी घोषित किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी सिक्योरिटी को हम नेशनल सिक्योरिटी बना दें। अब साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए उनके पास कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि कोई आम आदमी भी डायरेक्ट कॉल कर दे कि कहां तक वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जाएगा। अगर किसी भी पर्सन के साथ फ्रॉड हो जाए तो पहला काम उसका पुलिस स्टेशन जाना और पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च कराना। पूरा दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन उसके खराब हुए। उसके लिए सरकार ने 1930 लगाया। साइबर फ्रॉड हो जाए डायरेक्ट 1930 पर कॉल करिए। और अब दूसरा क्वेश्चन ये कि 1930 पर कॉल करने के बाद होता क्या है। तो 1930 पर कॉल करने के बाद डायरेक्ट आपकी कंप्लेन एक रजिस्टर हो जाती है। मतलब ये कि आपको पुलिस स्टेशन भी जाने की जरूरत नहीं है। 1930 पर कॉल करके आप कंप्लेन और FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हो उस साइबर फ्रॉड की जो आपके साथ हुआ। और जैसे ही आप कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स के जिन अकाउंटों में वो फ्रॉड का पैसा गया, उन अकाउंटों को फ्रीज कर दिया जाता है
क्योंकि हर ट्रांजेक्शन की एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है। उस ट्रांजेक्शन आईडी को ट्रैक कर कर उन अकाउंटों को फ्रीज किया जाता है और उन क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है जिन्होंने आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुराए। दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ द 1930। तो कोई भी किसान वगैरह कोई भी ये कॉल कर सकता है? क्या प्रोसेस होती है इसको मतलब दर्ज कराने की? कोई भी नॉर्मल पर्सन भी कॉल कर सकता है, और ये है ही उन लोगों के लिए जो कि नहीं जाना चाहते पुलिस स्टेशन, जो कि डरते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स क्या करेंगे, क्या उनका हरेसमेंट करेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि आप इतने समझदार होके भी कैसे इनके झांसे में आ गए, कैसे चक्कर में आ गए। तो इनके लिए प्राइवेसी भी लीक ना हो, आप डायरेक्ट 1930 पर कॉल करिए। आप ये बताइए कि हमारे पास इस तरीके से कॉल आया, ये हमारा अकाउंट नंबर है और इस तरीके का साइबर फ्रॉड हमारे साथ हुआ। और इस साइबर फ्रॉड की जैसे ही आप कंप्लेन लॉन्च कराते हैं, पूरा ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल और जिसने भी आपके मोबाइल नंबर पर कॉल किया, जिस अकाउंट में भी पैसा गया, उन सबको ट्रैक किया जाता है। गवर्नमेंट के पास ऐसी मैकेनिज्म है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस पूरे मनी ट्रेल को ट्रैक करते हैं कि जिन जिन अकाउंटों में भी पैसा गया, उसकी आईपी एड्रेस क्या है, किस इंटरनेट का यूज करके उसने ये फ्रॉड किया है। काफी समझदार फ्रॉडस्टर्स भी हैं, काफी पढ़े लिखे लोग ये क्राइम करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से वो वीपीएन यूज करते हैं, सारी चीजों की मैकेनिज्म सरकार के पास है। बस एक कॉल है 1930। तो आपके कहने का मतलब है कॉल करके इन चीज़ों का सॉल्यूशन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और डरने की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर आप विक्टिम हैं, सरकार आपके साथ है, देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपके साथ है, और सबसे ज्यादा देश का कानून आपके साथ है। बस आपको जरूरत है तो इस चीज को समझने की कि हमें प्रयास किस तरीके से करना है। तो सर जैसे आपने बताया कि किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप हम्म, रिपोर्ट करा सकते हैं 1930 पे। हम्म, तो कोई ट्रांजेक्शन मुझे करता है और मेरी फेक रिपोर्ट करा देता है, हम्म। तो उस केस को कैसे आप हैंडल करेंगे या किस टाइप से हैंडल किया जा सकता है? बिल्कुल, और फेक केसेस तो जब भी कोई भी सरकार की मैकेनिज्म बनती है, हम्म, उसका मिसयूज करने वाले लोग पहले आ जाते हैं। मान के चलिए आप एक शॉपकीपर हैं, हम्म, आपसे कोई व्यक्ति टीवी खरीद के लेके जाता है 15,000 रुपए की, और उसके बाद आपका और उसका किसी भी पॉइंट पे लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है। हम्म, और ऐसा केस मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि एक शॉपकीपर का मेरे पास कॉल आता है, वो कहता है कि साहब ये व्यक्ति मेरे से टीवी खरीद के लेके गया, हम्म, 2 दिन बाद आता है कि साहब इस टीवी में कोई प्रॉब्लम है, मैंने सर्विस सेंटर वाले का नंबर दिया, हम्म, उसने कहा नहीं नहीं आप खुद आइए। अब मैं दुकान छोड़कर थोड़ी ना जाऊंगा उसकी सर्विस करने। उसने किसी बात को लेके मेरे को आर्ग्यूमेंट किया, और 1930 पर कॉल करके जो यूपीआई से उसने पेमेंट किया था, उस 15,000 रुपए की कंप्लेन करा दी कि मैंने उसके साथ साइबर फ्रॉड कर लिया, और मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। मेरे को लोन की किस्तें भरनी है, मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है, और मुझे एक अक्यूज बना दिया गया कि मैं एक साइबर फ्रॉडिस्टर हूं, मेरे 6 लाख रुपए उसमें ब्लॉक। और ये केस है। अब इस केस का सॉल्यूशन क्या है? तो आपको उस चीज का बिल और प्रूफ देना पड़ेगा कि हां आपने इस व्यक्ति को ये टीवी बेचा था, और आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बताना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ, जो कंप्लेन हुई, वो किस तरीके से इस व्यक्ति ने फ्रॉड कंप्लेन की। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आपको प्रूफ देना पड़ेगा उस चीज के लिए। बट एक टाइम के लिए तो वो परेशान कर ही देता है ना। 100% परेशान कर देता है। ये उसी तरीके से है कि किसी लड़की ने किसी व्यक्ति पर रेप केस कर दिया, और वो लगातार पजल्ड हो रहा है, 5 साल बाद ये पता लगता है कि नहीं, ये रेप था ही नहीं। क्योंकि झूठी एफआईआर कराने वाले व्यक्ति के लिए ज्यादा सजा का प्रावधान, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म हमारे देश में है ही नहीं। तो सर अभी आपने बात की अकाउंट फ्रीज होने की, हम्म। ये अकाउंट फ्रीज कैसे हुआ? अकाउंट फ्रीज ऐसे हुआ जैसे ही 1930 पर कंप्लेन कराई। हम्म, 1930 के साथ साथ एक ये और चीज है, अगर 1930 वाले आपके कॉल ना उठाएं, हम्म, तो 1930 का कॉल नहीं उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है। 1930 वाले कॉल ना उठाएं तो आप cybercrime.gov.in पर जाके भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। 1930 का ही एक अल्टरनेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है। जैसे ही 1930 पर कंप्लेन कराई, सामने वाले व्यक्ति जो कि हमारा शॉपकीपर है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को लेके सरकार की गाइडलाइन ये है हम्म, कि अगर साइबर क्राइम को रोकना है तो जिसके व्यक्ति के अकाउंट में पैसा है उसको वहीं फ्रीज कर दो, होल्ड कर दो।
क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर उस व्यक्ति ने 15,000 रुपए की कंप्लेंट कराई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो 15,000 रुपए उसी का हो, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो कि पुलिस है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी इस केस को कि वो 15,000 रुपए किसके थे। अब वो 15,000 रुपए कहीं चले ना जाएं, इसलिए उस पैसे को पर्टिकुलर जगह पे होल्ड कर दिया जाए, और दिक्कत यह है उस पूरे अकाउंट को ही फ्रीज कर दिया जाता है कि वो अकाउंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब उस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए 3 बेसिक तरीके अपने पास हैं। क्या क्या? पहला तरीका, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जाके ये बताएं कि आखिर मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया साहब, ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने अपनी टीवी बेची, ये टीवी का बिल है और इस तरीके से ये 15,000 रुपए मेरे पास आया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने जाके ये हम रिपोर्ट सबमिट करें, रिप्रेजेंटेशन बनाएं और ये उनको दें। अब बड़ा टफ सा प्रोसेस है, क्योंकि मैं क्यों जाऊं, मेरी शॉप को छोड़कर मैं क्यों जाऊं कि मैं उन लोगों को बताऊं कि मैंने फ्रॉड नहीं किया। दूसरा तरीका, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप किसी भी कोर्ट में, जो कि उस पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन का कोर्ट है, वहां पे एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर अनफ्रीजिंग द बैंक अकाउंट, और उस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अनफ्रीज करा सकते हैं। तीसरा तरीका, आप उस कोर्ट में भी नहीं जाना चाहते तो बैंक अकाउंट खुलवाना आपका मूल अधिकार है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसके लिए जा सकते हैं, सिर्फ इसी चीज के लिए कि आपको बैंक अकाउंट कैसे अनफ्रीज कराना है। और ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनका बैंक अकाउंट इस मनी ट्रेल में है। मनी ट्रेल का मतलब ये कि अगर मेरे पास 15,000 रुपए किसी के आए और मेरे ऊपर वो कंप्लेंट हुई कि 15,000 रुपए की फ्रॉड का पैसा मेरे अकाउंट में है, उस 15,000 रुपए में से मैंने 2,000 रुपए अपनी सिस्टर को ट्रांसफर किए कि जा अपनी घड़ी ले लेना, मेरे मम्मी को ट्रांसफर किए, पापा को ट्रांसफर किए, कोई दोस्त को ट्रांसफर किए, चाय वाले, दूध वाले, किसी को भी ट्रांसफर किए, उन सभी के बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। वो भी ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये प्रूफ कर सकते हैं कि साहब आदर्श सिंगल के अकाउंट से मेरे पास पैसा आया, और आदर्श सिंगल के पास पैसा ये ऐसे आया कि इसकी कोई लीगल फीस थी या इसने कोई टीवी बेची। तो पूरी फैमिली को जाना पड़ेगा फिर? तो पूरी फैमिली को इसलिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि प्रोविजन है, बाई पोस्ट भी अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। और अगर लेयर 1 का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और फ्रीज होने के बाद प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ अनफ्रीज हो गया, तो उसके बाद जो सबऑर्डिनेट बैंक अकाउंट्स हैं, क्योंकि कंप्लेंट क्लोज हो गई, उनकी एनओसीज भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को देनी पड़ेगी उस बैंक को, और उनके अकाउंट अनफ्रीज करने पड़ेंगे। तो फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है या सबको स्पेसिफिक एनओसीज लेके आनी पड़ती हैं उस साइबर सेल से, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। और ये ब्लंडर भी हो सकता है सरकार का कि जिस तरीके से ये मैकेनिज्म चल रही है, इंडिया में लगभग आज की डेट तक 2 से 2.5 करोड़ अकाउंट भी फ्रीज हैं। तो सर आपने बताया कि लेयर 1, लेयर 2 ऐसे ही फ्रीज कर दिए जाते हैं। हाँ। अब मुझे ये बताओ, कोई किसान बेचारा कोई काम कर रहा है खेतों में और उसके कोई ट्रांजैक्शन आ गया, अब वो कहाँ जाएगा? वो खेतीबाड़ी का ध्यान रखेगा या वो अनफ्रीज कराने जाएगा? तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या गवर्नमेंट के पास, या ऐसे ही ये लेयर 1, लेयर 2 ऐसे अनफ्रीज कर दिया जाएगा? इस समय पे तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन कोई दिखता ही नहीं है। सरकार ने एक प्राइवेसी पॉलिसी मान लो उसको, या गाइडलाइन कह दो, या रूल्स कह दो, ये बना दिया, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट द डिटेल्स फ्रॉम द बैंक, कि आपको डिटेल कलेक्ट करनी है कि किस साइबर सेल से, क्योंकि यही नहीं पता ना कि कंप्लेंट कहाँ से हुई है। अगर मैं लेयर 5 में हूँ, मेरे पास घूमता हुआ कहीं से पैसा आया, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि हुआ किस कंप्लेंट की वजह से है। तो सबसे पहले डिटेल कलेक्ट करना, डिटेल भी 1930 प्रोवाइड करवाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है और आपको डिटेल बैंक के ऑफिसर्स नहीं देते हैं, तो बैंक के ऑफिसर्स के ऊपर भी एक ऑफिसर है जिसको बैंकिंग ओम्बड्समैन बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। अगर बैंक के ऑफिसर सही तरीके से काम ना करें तो इनमें भी शिकायत करके, इनकी शिकायत करके इनसे डिटेल ले सकते हैं। और दूसरा तरीका, इंस्टेंट आपको डिटेल चाहिए तो 1930 पर कॉल करके उनको अकाउंट नंबर दीजिए, वो बताएंगे कि आखिर क्या कारण है आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने। तो सर अभी के टाइम सबसे ज्यादा अकाउंट फ्रीज किस वजह से हो रहा है? गेमिंग और ट्रेडिंग, क्योंकि सबको पैसे वाला बनना है, शॉर्टकट से बनना है।
हर घर में बिजनेसमैन पैदा हो गया है। 12th क्लास का बच्चा भी चाहता है मैं ही अंबानी बन जाऊं, अडानी बन जाऊं, और किस तरीके से गेमिंग करके, ट्रेडिंग करके, और मेरे को तो बहुत बड़ा ज्ञान है ट्रेडिंग का। यूट्यूब पर पेजेस हैं, एनालिटिक्स बताते हैं इस तरीके से ट्रेड कीजिए, और वो अपने आप को बिजनेसमैन समझ रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा एप्लीकेशन लीगल है, क्या उस एप्लीकेशन पर ट्रेड करने से हमें ही क्रिमिनल बनाया जा सकता है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के फंडिंग के सोर्सेज भी इन एप्लीकेशंस के थ्रू रोटेट होते टेलीग्राम पे देख के ट्रेडिंग नहीं की जाती। हैं। हाँ। तो सर आपने बताया ट्रेडिंग से अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, हम्म तो ट्रेडिंग तो लीगल है ना, तो हम्म ये फ्रीज कैसे हो रहे हैं? फ्री जैसे हो रहे हैं, आपके साथ मैंने 1 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट किया, मैंने कहीं से इंफॉर्मेशन निकलवाई, आपका जिस बैंक में बैलेंस है, बैंक अकाउंट है, वहां मैंने किसी व्यक्ति को पैसा दिया, उससे डिटेल कलेक्ट की कि अच्छा महेंद्र जी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं, और डिजिटल अरेस्ट का स्कैम आपके साथ होता है किसी भी चीज को लेके। आपके घर कोई पार्सल डिलीवर करवाया जाता है, उसमें कह दिया जाता है ड्रग है, और एक तरीके से मैन्युपुलेट करके आपके साथ डिजिटल अरेस्ट का स्कैम करके 1 करोड़ रुपए मैंने अपने बैंक अकाउंट में ले लिए। ठीक है। और अब मैं चला ट्रेडिंग करने, और मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदना स्टार्ट किया। मुझे पता लगा यूएसडीटी 90 रुपए में मिल रहा है, मैंने रेट लगाई 95 रुपीज। सभी लोगों ने 95 में मुझ को यूएसडीटी दे दिया। यूएसडीटी कलेक्ट किया, एक ई वैलेट था, ई वैलेट में मैंने क्रिप्टो अपनी परचेज की, 1 करोड़ रुपए की यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी मैंने खरीद ली। अब लेयर 2 में वो सभी व्यक्ति आ गए जिन्होंने वो क्रिप्टो करेंसी बेची, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए की कंप्लेंट की मेरे ऊपर कि 1 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ, और वो पैसा गया कहां? उन लोगों के पास जिन्होंने क्रिप्टो बेची। तो वो लेयर 2 में हो गए। अब उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो आईएनआर जो इंडियन रुपी था, आपके साथ फ्रॉड करके वो तो क्रिप्टो करेंसी परचेज हो गई उसकी। दुबई में जाके सोना खरीद लेंगे, वहां तो क्रिप्टो से सोना भी मिलता है। तो क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज नहीं होते ई वॉलेट वगैरह? ई वॉलेट वगैरह फ्रीज 1930 से नहीं होते हैं, उसके लिए कोई जो एप्लीकेशन है उनकी पॉलिसीज हैं, क्योंकि क्रिप्टो चलन में ही इसलिए है ना। प्राइवेसी, प्राइवेसी एक ऐसा शब्द है जिसके नाम पर सभी लोग अपने प्रोडक्ट बेचने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि आईफोन की प्राइवेसी, व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन, प्राइवेसी के नाम पर आप दुनिया को कुछ भी बेच रहे हो। और प्राइवेसी नाम का एक मिथ है, एक लाइन भी कही जाती है, इफ यू आर ऑन इंटरनेट देन डेटा प्राइवेसी इज मिथ, 100% मिथ। क्योंकि डेटा को अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर प्राइवेसी मिथ नहीं होती तो चैट जीपीटी जैसे, डीप सीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म कैसे इंफॉर्मेशन को दे पाते? क्योंकि ये डेटा से ही तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और वही इंफॉर्मेशन जो हम इन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोवाइड करवाते हैं। इसी तरीके से जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि साहब ई वैलेट वगैरह फ्रीज नहीं होते क्या, ये लोग बेच ही अपना प्रोडक्ट प्राइवेसी के नाम पे हैं। इनके साथ फ्रॉड ऐसे होते हैं जैसे वजीरेक्स के साथ हुआ। वजीरेक्स एक क्रिप्टो कॉइन, और बाद में सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया, और बाद में कहा जाता है कि सारे क्रिप्टो गायब हो गए। कैसे पॉसिबल है? और जो पैसा आपने इंडियन रुपी लगाया, वो पैसा किसके अकाउंट में गया? इसको इन्वेस्टिगेट। तो प्राइवेसी के नाम पर जो चल रहा है कि भाई ई वैलेट 1930 उनको फ्रीज नहीं कर सकता जो कि ई वैलेट है, लेकिन इनके बहुत सारी ब्लॉकचेन जो सिस्टम है उसको हैक किया जा सकता है। ब्लॉकचेन सिस्टम को किसी भी तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि है तो वो डेटा ही, और डेटा ब्रेकेबल है, डेटा को ब्रेक किया जा सकता है। तो सर फिर सभी लफड़ों की जड़ तो बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है। बिटकॉइन की अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये कहा जाता है, एक सतोशी नाकामोतो नाम का व्यक्ति जिसने बिटकॉइन बनाया, और फिर पूछा गया कि ये सतोशी नाकामोतो है कौन? इमेजिनरी नेम, कि सतोशी नाकामोतो कोई है ही नहीं, तो बिटकॉइन किसने बनाया साहब? एक थ्योरी है, गलत भी हो सकती है। हमें तो ये लगता है कि कुछ अमीर लोगों ने मिलकर फंड किया और उन्होंने ही ये बिटकॉइन बनाया, और जो भी छुपे हुए हैं, क्योंकि कोई भी करेंसी बिना किसी पर्सन के बन ही कैसे सकती है? इमेजिनरी नेम कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ही यूएस की ने बना दिया हो बिटकॉइन। हो सकता है, क्योंकि जो डार्क वेब बनाया वो यूएस की नेवल ने बनाया था, एक नौसेना ने बनाया था, कि एक सेना ने, यूएस की सेना जो कि सरकार उसको तनख्वाह देती है,
डार्क वेब उन्होंने बनाया, द ऑनियन राउटर उन्होंने बनाया। उसके बाद बिटकॉइन भी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी इनके द्वारा भी लॉन्च की जा सकती थी। तो बिटकॉइन के बारे में तो यही नहीं पता कौन इसका जनक है, क्या है, और लोग फिर भी सबसे ट्रस्टेबल है ये, फिर भी सबसे ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। और गजब की चीज ये, अगर बिटकॉइन गायब हो जाएं सारे, तो किसको क्लेम करें? कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, ना कोई लॉ है, और सरकार के पास भी हम नहीं जा सकते कि साहब हमने बिटकॉइन खरीदे थे और हमारे बिटकॉइन गायब हो। हाँ, सही बात है। जैसे स्टॉक मैनेज करता है सेबी, तो बिटकॉइन कौन मैनेज करता है? नहीं पता, इन्होंने बताया ही नहीं, ये बता भी नहीं रहे हैं। एक नाम सतोशी नाकामोतो कौन है, चैट जीपीटी जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से सजेस्ट कर लिया होगा। सही है। तो सर हमने समझा कि ट्रेडिंग से ऐसे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो गेमिंग से कैसे हो रहे हैं फिर? गेमिंग से ऐसे हो रहे हैं कि आप और मैं दोनों किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन पर कोई गेम खेलते हैं, मैं 50,000 रुपए हार गया और मैंने कंप्लेंट करा दी, मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया और वो 50,000 रुपए आप जीत गए। और मैंने कंप्लेंट कराई, साहब मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, क्योंकि इस चीज को चेक तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेंगी और इसका फैसला 5 साल बाद आएगा, जब जज साहब ठप्पा लगाएंगे उस आदेश पर कि आदर्श सिंघल ने जो कंप्लेंट की थी वो झूठी थी या सच्ची थी। और वो 50,000 रुपए आप जीते, आप एक हो साइबर क्रिमिनल जिसने आदर्श सिंघल के साथ साइबर फ्रॉड किया, और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। चाहे आपने वो पैसा विन करके जीता हो, गेम में जीता हो, या किसी भी तरीके से आपके पास पैसा आया हो, लेकिन वो फ्रॉड का पैसा काउंट किया जाएगा ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उस पर कंप्लेंट लॉन्च कराई हुई। तो ये सर किस टाइप की गेमिंग ऐप की बात हो रही है? ये गेमिंग एप्लीकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, कंप्लेंट्स झूठी हो या सच्ची, किसी भी अकाउंट का ट्रांसफर पे की जा सकती है, क्योंकि गेमिंग एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, चाहे 1xBet हो, चाहे महादेव बैटिंग एप्लीकेशन, जो कि एक तरीके से बैन ही कर दिया गया था, जिसका मालिक दुबई जाता है, 200 करोड़ की अपनी एंगेजमेंट करता है, और उसके बाद 17 फिल्म स्टार्स को नोटिस भी आता है, वहाँ शानदार डांस प्रोग्राम भी रखा जाता है, और हमारे देश के टॉप मोस्ट कलाकार अपनी कला दिखाते हैं कि एक ऐसा मालिक के यहाँ पर वो लोग कला का प्रदर्शन करते हैं जिसको इंडिया में बैन कर दिया गया, जिससे डी गैंग से कनेक्शन बताए जाते हैं, और ये कलाकार वहाँ कला का अपना प्रदर्शन करने जाते हैं। ये वो भी गेमिंग एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये गेमिंग एप्लीकेशन 1xBet जैसे भी हो सकते हैं, ये गेमिंग एप्लीकेशन कलर ट्रेडिंग जैसे भी हो सकते हैं, या ये गेमिंग एप्लीकेशन ड्रीम 11 वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लीगलिटी और इलीगलिटी का टेस्ट करने के लिए खुद कोई व्यक्ति भी टेस्ट कर सकता है कि उसकी गाइडलाइन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन से किस तरीके की एनओसीज उन्होंने प्राप्त की। कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन हो सकता है मैं कोई गेमिंग एप्लीकेशन बनाऊं और कोई 2 व्यक्ति उस गेमिंग एप्लीकेशन पर गेम खेलते हैं, और वो गेमिंग एप्लीकेशन पर कोई फेक कंप्लेंट भी करा देता है, तो वो गेमिंग एप्लीकेशन की वजह से भी वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो मीडिएटर हो गया। ये अगर मेरा कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, तो मेरे गेमिंग एप्लीकेशन पर कोई फेक कंप्लेंट भी तो करा सकता है। तो वो गेमिंग एप्लीकेशन, वो प्लेटफॉर्म, वो माध्यम बन सकता है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। बेटिंग गैम्बलिंग ऐप इंडिया में बैन भी है, फिर भी ओपनली चल रहे हैं बहुत सारे। तो क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट है या कैसे ये ऑपरेट कर पा रहे हैं? मर्डर करना भी बैन है और रेप करना भी बैन है, लेकिन मर्डर भी होता है और रेप भी होती है। तो इसका कारण है हम खुद लोग कि उस गेमिंग एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें। सरकार तो हर साल 200 से 250 गेमिंग एप्लीकेशन को बैन करती है। सरकार ने तो टिकटॉक को भी बैन किया। टिकटॉक से पूछा और प्यार और मोहब्बत से पूछा, भाई साहब मान जाओ टिकटॉक वाले भैया, हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कर दो। लेकिन उन्होंने तो सोचा कि हम तो स्टार बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टार हम बना लेंगे, आप जाइए यहाँ से। हमारे देश में रहना है, हमारे देश में धंधा करना है, तो हमारे देश के कानूनों को ही फॉलो करना पड़ेगा। इंटरमीडिएरी रूल्स 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन अगर लीगल है, लीगल तभी होगा जब वो फिजिकल एड्रेस अपने नोडल ऑफिसर का, ग्रीवियंस ऑफिसर का उनकी वेबसाइट पर, उनके एप्लीकेशंस पर पब्लिश करेगा। अब हमारी गलती ये है कि हम उनको देखते हैं या नहीं देखते, हम उनकी शिकायत करते हैं या नहीं करते। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को तो सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा कि साहब आपने कानून बना रखा है कि अगर कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन, ड्रीम 11 का नाम ही हम लें, कि ड्रीम 11 में अगर मैं 5 लाख रुपए डिपॉजिट करता हूं
और 5 लाख रुपए चाहे वो टेक्निकल सर्वर की वजह से ही मेरे गायब हो जाते हैं, तो उनका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए एक नोडल ऑफिसर का, ग्रीवियांस ऑफिसर का, कि मैं उसके ऑफिस में जाके शिकायत कर पाऊं कि साहब मेरे 5 लाख रुपए कहाँ गए। तो अगर उनके पास ये नहीं है, ये मैकेनिज्म नहीं है, इलीगल है, और ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन को हर साल सरकार बंद करती है। और इन गेमिंग एप्लीकेशन की भी तो आप इंटेलिजेंस देखिए, पहले गेमिंग एप्लीकेशंस का ऐड करते हैं और हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो अजय देवगन हो, बिमल गुटका वाले हमारे साहब, या फिर कोई भी ऐसा कलाकार, कोई भी ऐसा एक्टर हो, पहले तो कहता है बड़ा आदमी बनिए, करोड़पति बनिए, और आप बन जाएंगे अंबानी इस गेम को खेलकर, और लास्ट में कह दिया जाता है नियम और शर्तें लागू, इस गेम में जोखिम है, क्योंकि हम तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम तो अपना फिटनेस बढ़ा रहे हैं, हम तो जिम जा रहे हैं, और आप ये सट्टेबाजी करिए। ये हमारे देश के फिल्म स्टार्स, कलाकार, और यहाँ तक कि क्रिकेटर्स भी ये बात बोल रहे हैं कि क्रिकेट तो हम खेल लेंगे, सट्टेबाजी आप कर लीजिए। तो इन गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए यही सरकार बैन करती है, नियम शर्तें लागू करती है, और फिर भी अगर हम गेम खेलते हैं तो ये हमारी भी लायबिलिटी है, क्योंकि हम उसको चेक नहीं करते। तो सर आपने बात की ड्रीम इलेवन की, तो हम्म। ड्रीम इलेवन का प्रमोशन तो बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर सब कर रहे हैं कि ये तो मैं कर लूंगा, आप टीम बना लो। तो ये क्या लीगल है, ये सही है? किंगफिशर का मालिक विजय माल्या, जिसको कहा जाता है विजय माल ले गया, और 10 तरीके की बातें, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, इनके भी तो एडवर्टाइज बड़े बड़े कलाकार किया करते थे, बड़े बड़े कैलेंडर गर्ल्स के पोस्टर्स जारी किया करते थे, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ ये लोग डिनर किया करते थे, और ये भाग गए। और इस तरीके से जब तक इनकी दुकान चली, इन्होंने चलाई, और अब शानदार तरीके से, जिस भी तरीके से ये जीवन जीते हैं उस तरीके से जीवन जी रहे हैं। इसी तरीके से ये गेमिंग एप्लीकेशन है, अगर इनका कोई भी फ्रॉड साबित हुआ, अगर ये इलीगल साबित हुए, तो कलाकार तो कह देंगे साहब हम तो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, हमें तो इस चीज का पैसा मिलता था, हमारा इनसे ना कोई नाता है और ना कोई किसी भी तरीके का हमारा उद्देश्य, क्योंकि इन्होंने तो नियम और शर्तें लागू कर दी, अपने रिस्क पे खेले। अपने रिस्क पे खेलें। विमल गुटका के लिए कहा जाता है दाने दाने में केसर का दम, और उसके नीचे कैंसर का साइन भी लगा दिया गया कि साहब केसर के दम के साथ साथ आपको कैंसर भी हो सकता है। तो सर ये फ्रॉड करके सब बाहर भाग जाते हैं, तो हमने सुना जहां तक ये दुबई चले जाते हैं, तो दुबई ही क्यों जाते हैं? एमलेट, म्यूचुअल लीगल ट्रीटीज असिस्टेंस। अगर कोई भी इंडिया का क्रिमिनल बाहर जाता है, तो उसकी सरकारें, उस देश की सरकारें दूसरे देश के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस देश का सपोर्ट करेंगी। ये होता है एमलेट, म्यूचुअल लीगल ट्रीटीज असिस्टेंस, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रूप में हो, चाहे किसी भी तरीके के कोर्ट प्रोसेस में हो। लेकिन यूएई के साथ हमारा एमलेट साइन नहीं है, तो उनको बड़ी आसानी है, क्योंकि वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का सपोर्ट हमें इतना नहीं मिल पाता उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। उसके लिए फिर लेटर रोगेटरी। अब लेटर रोगेटरी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ना है, तो उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके जाइए, और वहां के कोर्ट को ऑर्डर भिजवाइए, इंडियन एम्बेसी से भिजवाइए, और ये तरीका 100 बातों की एक बात, वहां पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, क्योंकि वहां हमारी कोई भी ऐसी स्पेसिफिक ट्रीटी साइन नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कोई भी फ्रॉड करके दुबई जाके बच सकता है? दुबई के लॉज को फॉलो करके। उसको ये भी तो बताना पड़ेगा साहब क्यों आए हो आप, कितने दिन का वीजा है, एनआरआई बनने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए बड़ा टफ प्रोसीजर है। कोई भी तो कैसे भाग सकता है जब तक उस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संसाधन ना हो, हमारे देश के नेताओं का सपोर्ट ना हो, या हमारे देश के उस करप्ट सिस्टम का सपोर्ट ना हो जिसकी वजह से हमारे इंडिया में फ्रॉड होते हैं, उस देश के उस सिस्टम का सपोर्ट ना हो जो कि इन लोगों को भगाने के लिए मदद करते हैं। कोई भी तो कैसे भाग जाएगा। बट वहां जाके अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करे तो इन्वेस्ट करने के लिए वहां की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, उनको ये बताना पड़ेगा, फंडिंग सोर्स बताना पड़ेगा, वहां की गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेशन स्लैब है वो देना पड़ेगा। अब बहुत बड़े लेवल पे कोई फ्रॉड करता है, बहुत बड़े लेवल पे कोई काम करता है, उसकी कहानी अलग है, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं।
उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से हैं, वो कोई कंपनी बना के एज ए डायरेक्टरशिप में जा सकते हैं, एज ए वर्कर जा सकते हैं, एज ए एम्प्लॉयर जा सकते हैं। और साहब ये देश का तो रूल है, पैसे से तो सब कुछ मिलता है। माँ बाप के अलावा। हाँ। इसके अलावा सर बात करें तो और किस टाइप के स्कैम सबसे ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में? साइबर क्राइम में तो हर 15 दिन में स्कैम होता है साहब, हर 15 दिन में साइबर क्राइम का अपडेट आता है। और आपको बिलीव नहीं होगा इस तरीके के स्कैम कि बिना टच किए भी रेप किया गया। ये कैसे पॉसिबल है? मेटावर्स की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। बिना टच किए रेप किया गया, बिना टच किए इस केस को इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बिना टच किए भी लड़की ये कहती है कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा फिजिकल रेप हुआ, प्रैक्टिकल फिजिकल रेप हुआ, जैसे मेरे को सेंसेशन फील हुई। ये ब्रिटेन की एक 16 साल की लड़की एक एफआईआर लॉन्च कराती है ब्रिटेन में, जिसको कहा गया वर्चुअल रेप। वर्चुअल रेप मेटावर्स की एक दुनिया जिसमें अवतार बना लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे गेमिंग एप्लीकेशंस हैं। जैसे आप देखते हो कि कोई कार चल रही है, सामने वाला व्यक्ति बैठा रहता है एक कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट की कोई सिस्टम को लेकर, और उसको कार जैसा फील होता है। ऐसे ही आजकल ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन हैं जिनमें बच्चा बड़ा होता है, उसके उसमें मम्मी पापा होते हैं, वो स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है और उस गेमिंग में ही टॉप करता है, मेरिट लाता है, आईआईटीएन बन जाता है। इसी तरीके के गेमिंग एप्लीकेशन डेवलप हो गए जिनको मेटावर्स की दुनिया कहा गया। और उस मेटावर्स की दुनिया में वर्चुअल रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, किसी लड़की के अवतार को कैप्चर किया गया कुछ 4-5 लड़कों के द्वारा, जो कि वो भी गेमिंग में अवतार ही थे, और उसको पकड़ के रेप किया गया। दैट इज काउंटेड एज वर्चुअल रेप। इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और ब्रिटेन में सबसे पहला केस आया, और सरकार कानून बनाने पे भी बात कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में वर्चुअल रेप भी होंगे। इंडिया में अभी कोई लॉ है इस पे? इंडिया में कोई भी वर्चुअल रेप को लेकर लॉ नहीं है कि वर्चुअल रेप बिना टच किए अगर कोई रेप हो तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सिर्फ एक आइडेंटिटी थेफ्ट या डिफेमेशन का एक केस किया जा सकता है किसी भी आईटी एक्ट को लेकर, या हमारे भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी जो कि पुराना कानून था उसको। तो अभी इंडियन लॉज में क्या कौन से लॉ है अभी रेप को लेके? इंडियन लॉ में एक जो पहले आईपीसी हुआ करता था जिसको कहते थे 376, अब वो बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता का कानून है, जिसमें रेप को लेके स्पेसिफिक प्रोविजन है, जिसमें अलग अलग तरीके के प्रोविजंस हैं। गैंग रेप के लिए अलग प्रावधान है। अगर कोई शादी का झूठा झांसा देकर किसी लड़की से फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए अलग 10 साल की सजा का प्रावधान है। गैंग रेप के लिए अलग है, और अलग अलग तरीके के रेप के लिए है। एक केस डिजिटल रेप भी आया। डिजिटल रेप, रेप और वर्चुअल रेप तीनों अलग है। तीनों अलग ऐसे नोएडा में केस होता है लगभग 4 से 5 महीने पहले, जिसमें किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में उस ही स्कूल के किसी सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट फिल किया गया, फिंगरिंग की गई। दैट इज काउंटेड एज डिजिटल रेप। तो सर फिंगरिंग करना डिजिटल रेप कैसे हुआ? फिंगरिंग करना डिजिटल रेप ऐसे हुआ, जब ये गजब की चीज इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल जो वर्ड है वो इसलिए सुना जाता है कि भाई कोई कंप्यूटर होगा, कोई इंटरनेट होगा, या कोई किसी भी तरीके का ऐसा संसाधन होगा। लेकिन उंगलियों को डिजिट काउंट किया गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजिट काउंट किया गया इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से। और ये उन जो साइबर एक्सपर्ट उसकी इसको डील करने के लिए था, उन्होंने कहा कि इसको हम डिजिटल रेप की संज्ञा इसलिए देंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम डिजिट कहेंगे, चाहे फिंगर को हो हम डिजिट कहेंगे, किसी भी कोई आउटर ऑब्जेक्ट किसी ने डाला उसको हम डिजिट कहेंगे, इसलिए उसको डिजिटल रेप नाम दे दिया। दैट इज द कोर पॉइंट ऑफ द डिजिटल रेप। अगर कोई रेप का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे, या किसी लड़की या लड़के का एमएमएस वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होनी चाहिए? कैसे उसको हटवाया जा सकता है और कैसे क्या कंप्लेंट होगी उसकी? बिल्कुल, ये सबसे अमेजिंग टॉपिक है, शानदार सा टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि रेप का एमएमएस एक्चुअल है या नहीं है, या वो एआई की मदद से बनाया गया है, इसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि 99% जितने भी एमएमएस या कुछ भी लीक हुआ वो सारे फेक थे, सारे एआई की मदद से अलग अलग तरीके से बनाए गए। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या हालत हुई होगी कि कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया कि हमारी
फैमिली क्या सोचेगी, क्या ट्रस्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। उसकी मैकेनिज़्म के लिए आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना कि हमारा कहाँ लीक हुआ। अगर सबसे इमर्जिंग प्लेटफ़ॉर्म हम फेसबुक को ही लें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को ही लें, तो इनके लिए नोडल ऑफ़िसर्स, ग्रीवियंस ऑफ़िसर्स हैं। 2021 में कानून बना दिया गया इंटरमीडिएरी रूल्स, जिसमें ये कहा गया सेक्शन 3, सेक्शन 4 एनहांस ड्यू डिलिजेंस बाय द इंटरमीडिएरी, इनको इंटरमीडिएरी बोला गया। इंटरमीडिएरी के लिए कानून ये कि आप हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए मेजरमेंट क्या रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके की पॉलिसीज हैं, तो भारत सरकार ने ये कहा कि आप अपने नोडल ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर्स नियुक्त करें। अगर आपका मान के चलिए जयपुर में कोई व्यक्ति रहता है और उसके साथ किसी भी तरीके का लीक हो जाए, फ्रॉड हो जाए, कोई एमएमएस लीक हो जाए, तो जयपुर में ही फेसबुक का कोई एक ऑफिसर हो जिसके पास जाके शिकायत की जा सके। क्योंकि फेसबुक से पोस्ट हटवाने के लिए तो आपको हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा, वो यूएस में है। तो यहाँ पे भी लोकल लेवल पे भी आपके पास इतनी पावर हो, आपके ऑफिसर्स के पास इतनी पावर हो कि आप उस वीडियो को तुरंत हटा दें, और जो फर्स्ट ऑरिजिनेटर है, जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो डाली, उसके बारे में भी सूचना दें हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, पुलिस को। तो सर ग्रीवियंस ऑफिसर तक कैसे पहुंचे फिर? ग्रीवियंस ऑफिसर तक पहुंचने के लिए यूट्यूब की, फेसबुक की या कोई भी सोशल मीडिया जिसको हम इंटरमीडिएरी बोल रहे हैं, इनकी एक प्राइवेसी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स इनको फॉलो करने हैं, इनके फिजिकल एड्रेस होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे भी कि भाई फेसबुक ग्रीवियंस ऑफिसर फिजिकल एड्रेस, तो आएगा अमृता कौशिक करके एक महिला है जो कि फेसबुक की, मेटा की, इंस्टाग्राम की ग्रीवियंस ऑफिसर हैं। गुड़गांव में ऑफिस है, उनको जाके शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसको बाई पोस्ट भी भेजा जा सकता है और डायरेक्ट उनकी मेल आईडी पे मेल भी की जा सकती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने इसकी एफआईआर दर्ज करा दी, हमारा एमएमएस लीक हुआ है, इसको तुरंत हटाया जाए और उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन दी जाए जिन लोगों ने इसको यूज़ किया और शेयर किया और लाइक किया, जिन लोगों ने इस चीज़ का मजाक बनाया। यूट्यूब के लिए भी दिल्ली में है, आप यूट्यूब के लिए भी सर्च करेंगे गूगल पर, मिल जाएगा। सूरज रॉय करके एक व्यक्ति हैं जो कि उनके ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, जो कि इंडिया के कंप्लाइंस ऑफिसर इसलिए भी हैं, अगर किसी का कोई भी इशू क्रिएट हो, चैनल हैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ जाके वहाँ बात की जा सकती है। इस तरीके से ग्रीवेंस ऑफिसर जो कि इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ही बनाए गए हैं, क्योंकि ये कहा भारत सरकार ने इन इंटरमीडिएरी रूल्स को लेके कि अगर हमारे देश में धंधा करना है, हमारे देश में व्यापार करना है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी कंपनी हो, तो हमारे कानूनों का फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी भी विदाई हो जाएगी, जैसे टिकटॉक को विदा किया था। तो एमएमएस के केस में या किसी की फेक आईडी बना दी गई है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उस कंडीशन में भी उनसे ही कांटेक्ट करना है? उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि पुलिस है, वहां जाके एफआईआर भी हो सकती है। इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, सेक्शन 66C और 66D, और 420 भी लगाई जा सकती है। अपन कहते हैं 420 है ये आदमी, 420 आदमी है। 420 का मतलब चीटिंग। तो अगर फेक प्रोफाइल बनाई तो हमारे साथ चीट किया उसने, वो भी चीटिंग का ऑफेंस है। इसके लिए एक अलग से सेक्शन भी बना रखा है 419, दैट इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन, तो वो भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है, 420 आईटी एक्ट। तो सर अभी क्या है कि डीप फेक से भी वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं लोगों के, एक फोटो यूज करके उसका कुछ भी बना दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि उस कंडीशन में विक्टिम की बहुत सारी डिफेमेशन हो जाती है। बिल्कुल। तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? उसको न्याय के लिए सिंपली जिस प्लेटफॉर्म पे भी वो पब्लिश हुआ, उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है उनको वेरीफाई करने की। अगर वो जिम्मेदारी नहीं देख पा रहे हैं, अपनी नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो इसके लिए उनको हम सूचित करें, उनको बताएं कि साहब ये हमारी डीप फेक वीडियो है, आप इसको हटाएं। अगर वो, उसके लिए कानून ये है कि 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक्नॉलेज करनी पड़ेगी, आपको शिकायत का नंबर देना पड़ेगा, 15 दिन में रिजॉल्व करनी पड़ेगी और उस व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा जिसने किया। अगर आप नहीं देते हो तो ग्रीवियंस ऑफिसर के पास आप शिकायत कर सकते हो। cybercrime.gov.in एक ऐसी वेबसाइट, 1930 एक ऐसा नंबर जिसपे आप जाके ग्रीवियंस ऑफिसर के यहाँ पे अपील कर सकते हो कि साहब हमारा एमएमएस या डीप फेक वीडियो बनाई गई थी, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमने लेटर भेजा, इंटीमेट किया, मेल किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और अगर कार्रवाई नहीं की तो 15 दिन के बाद आपको अधिकार है उनके पास शिकायत करने का। चलो अपन ने ये बात कर ली, बट जिसका वीडियो वायरल होता है उस पे जो बीतती है, क्योंकि कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो कुछ लोग होते हैं जो डर के मारे बताते भी नहीं है, बिल्कुल, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहला तो डर का खेल है, डरना बंद करना चाहिए, क्योंकि आपको, मुझे और समाज को भी ये पता है
कि आजकल डीप फेक का ज़माना है। लोग तो ओरिजिनल वीडियो को भी लोग कहते थे, गलती हो जाती है कि डीप फेक से बनाई गई होगी। तो बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल हिम्मत रखें, क्योंकि समाज क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, भूला जा सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, फ़र्क तब पड़ता है जब आप हार जाते हो। ये उन लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं। आप और मैं हो सकता है उनके दर्द को फ़ील भी ना कर पाएँ जिनके साथ ये हुआ। तो उन लोगों के लिए आप मजबूती के साथ लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई, क्योंकि हम अक्सर ये लाइन सुना करते हैं और बोलते हैं कि इतिहास तो सरफिरे बनाते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। हम उन्हीं लोगों की किताबें पढ़ते हैं जिन लोगों के जीवन में समस्याएं आई, उन्होंने संघर्ष किया और जीता। तो अगर आपके ऊपर कोई समस्या है तो सरकारें, देश का कानून, देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इंटरमीडियरी, सोशल मीडिया साइट के नोडल और ग्रीवेंस ऑफिसर्स सभी आपके साथ हैं ऐसे क्रिमिनल्स को बताने के लिए, समाज को दिखाने के लिए। बस आपको मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो आप शिकायत दर्ज कराएं, उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जाएं, पुलिस ऑफिसर्स के पास जाएं। अगर आप नहीं जाना चाहते, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन भी आप सब कुछ दर्ज करा सकते हैं, चाहे वो cybercrime.gov.in हो, 1930 हो। और राजस्थान के लोगों की हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने राजकॉप सिटीजन ऐप एक लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप ऑनलाइन एफआईआर भी करा सकते हैं। ईएफआईआर का कंसेप्ट भी आ गया। आपको लगता है पुलिस स्टेशन में जाके हमें शर्म आएगी, हमसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, पुलिस की इमेज एक ऐसी बनी हुई है कि वो सबसे पहले तो बदतमीजी करते हैं, तो वहाँ जाने से आपको डर लगता है, तो आप मत जाइए, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराइए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। अगर कोई भी क्राइम होगा तो वो घर आके भी हमारी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। हमें ये बताना है कि आखिर कारण क्या है, हम नहीं जानेंगे पीछे। अगर कोई किसी का वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे वो वीडियो ओरिजिनल हो चाहे डीप फेक हो, उस कंडीशन में विक्टिम को क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में विक्टिम को डायरेक्ट जाके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उनसे डरना नहीं चाहिए, उसका डर नहीं, क्योंकि वो डराएंगे मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा ये वगैरह, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एफआईआर करनी चाहिए। डायरेक्ट एफआईआर करनी चाहिए। जिस माध्यम से भी वो डरा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो या मोबाइल नंबर, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सूचना दें और वो उनको अरेस्ट करके भी लाते हैं। जब वो अरेस्ट ही हो जाएगा तो काहे से अपलोड करेगा वीडियो? डर तो तब है ना जब आपने उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई, आपसे उसने पैसे की डिमांड की या कोई भी फेवर की डिमांड की, और उसके बाद भी क्या गारंटी कि आपसे वो पैसा नहीं डिमांड करेगा? तो इन लोगों से डरने से तो काम चलेगा ही नहीं, सामना करने की आवश्यकता है। सरकारें भी यही कह रखी हैं कि इनसे डरे ना, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक मच्छर की तरह होते हैं। ये कमरे में झंझनाते रहते हैं और जब कोई थप्पी मार देता है तो ये डर के भाग भी जाते हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की एक खासियत होती है, ये तब तक ही डराते हैं जब तक इनको कोई सामने से अटैक ना करे। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर डिफेंस, ये कहा जाता है। तो ये किया जा सकता है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरने से काम चलना भी नहीं है। साइबर क्राइम होता रहेगा और होने का कारण भी यही है। जैसे हम देखते हैं डिजिटल अरेस्ट और 10 तरीके की चीज़ें, कोई सीबीआई बन के, कोई सुप्रीम कोर्ट बन के, कोई पुलिस ऑफिसर बन के लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। सिर्फ डर का व्यापार ही तो कर रहे हैं, डरा के ही तो पैसे लिए जा रहे हैं। जब हम इनसे डरना ही बंद कर देंगे तो ये फ्रॉड होना भी बंद हो जाएंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट एक, पहले अरेस्ट सिर्फ पुलिस वाले किया करते थे। आजकल इस डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल की दुनिया में चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, फ्रॉडस्टर्स लोग भी अरेस्ट करने लग गए हैं। कैसे? फ्रॉडस्टर्स लोग कपड़े पहनते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, सीबीआई के, सुप्रीम कोर्ट जज बन गए, और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद उनसे कहा जाता है आपका केस चल रहा है, हम यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल रहे हैं। और आजकल प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ रही नहीं। आपके फ़ोन का डेटा उनके पास है, आपका आधार कार्ड नंबर उनके पास है, आपके बारे में उनको सब पता है, आपके इतने बेटे हैं। और आजकल तो इस तरीके से भी होने लग गया डिजिटल अरेस्ट कि उससे कहा जाता है कि आपकी पत्नी को बता दिया जाएगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हैं। अब इस सेंसिटिव टॉपिक पर तो आदमी डर ही जाए कि घर में कलेश होने से तो अच्छा है इसको 50,000 लाख रुपए दे के फ्री कर दिया जाए। जब वो लाख रुपए ले लेते हैं तो और डराते हैं और वो धंसता चला जाता है इस चीज़ में।
तो इस चीज की कि भाई प्राइवेसी रही नहीं, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। अलग अलग तरीके हैं डिजिटल अरेस्ट करने के। चोटों द्वारा अरेस्ट किया गया कोई भी व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट कहलाता है, चोर और चक्कों द्वारा। अभी के टाइम इस डिजिटल अरेस्ट से रिगार्डिंग काफी फेक कॉल आ रहे हैं। आपका बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, अगर उसको छुड़ाना है तो 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में 1930 जो हमारी कॉलर ट्यून है, कहा जाता है कि अगर आपके पास 1930 की कॉलर ट्यून भी तो यही है, अगर आपके पास कोई फेक कॉल आता है, सीबीआई बनता है, सुप्रीम कोर्ट बनता है, पुलिस वाला बनता है, तुरंत 1930 पर कॉल करें, उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक करवाएं जिसने कॉल किया है। तो ये फेक है या ओरिजिनल है वो कैसे पता करें? क्योंकि रियल पुलिस वाले भी तो फोन कर सकते कोई हैं। भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगी। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपसे ये नहीं कहेगी आपका बच्चा हमने पकड़ लिया है और आपके बच्चे की आप आवाज सुन लीजिए, क्योंकि प्रोटोकॉल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को वो प्रॉपर नोटिस सर्व करेंगी, आपको इंटीमेट करेंगी और उस पर्सन से भी बात करवाएंगी जो कि अगर आपका कोई भी व्यक्ति अरेस्ट किया है, मान के चलिए बच्चा ही अरेस्ट की बात है, तो कोई भी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर बच्चे को अरेस्ट किया है तो बच्चे से बात नहीं करवाएगी, और करवाएगी तो रोते हुए नहीं करवाएगी, क्योंकि उस कॉल में तो ये होता है बच्चा आपका रो रहा है। तो इस पे ट्रस्ट इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीबीआई तो बिल्कुल कॉल नहीं करेगी आपको। सुप्रीम कोर्ट का जज कभी कॉल करता है क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए तो टाइम फिक्स होता है। तो सर डिजिटल वर्ल्ड में इतना कुछ होने लग गया, आने वाले टाइम में तो बहुत खतरा है। आने वाले टाइम तो पता नहीं क्या ये दुनिया किस तरीके के कलयुग को देखेगी। यहाँ तक डिजिटल किडनैपिंग जैसे भी होने लग गए। ये कैसे पॉसिबल है? पहले की मूवीज में हम देखते थे कि किसी की माँ और बहन को किडनैप किया जाता था और कोई व्यक्ति, अमरीश पुरी उस टाइम का विलन हुआ करता था, और वो काली पहाड़ी के नीचे बुलाते थे कि आप काली पहाड़ी के पीछे आ जाइए, वहां आपको हमने किडनैप किया। एक खोखा लेके एक खोखा लेके आ जाइए, 2 खोखा लेके आ जाइए, फिर हीरो को भी किडनैप कर लिया करते। हम्म आजकल अब हीरो और वो कल्चर तो वो है नहीं। तो डिजिटल किडनैपिंग के लिए मान के चलिए एक एग्जांपल पे बात करें, तो किसी के भी बेटे का मोबाइल फोन ही चुरा लिया गया और उसका पता है कि ये स्कूल के बाद जाएगा या इसको अपने पेरेंट्स से संपर्क करने में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, और आपके पास कॉल आया कि आपका बेटा किडनैप्ड है, और उसकी फोटो भी उसके साथ वायरल कर दी गई, क्योंकि फोटो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी भी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये भी बताया जा सकता है कि हाँ उस पे बेड़िया लगा दी गई, इस तरीके से किडनैप कर लिया, और फिर फिरौती मांगी जाती है उस 5 घंटे के ड्यूरेशन में ही। और पहले तो पैसा अरेंज करना पड़ता था, किसी दोस्त से लेके आना पड़ता था, एक खोखा 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ता था काली पहाड़ी के पीछे ले जाने के लिए। लेकिन अब तो डायरेक्ट दोस्त को कॉल किया, भाई 50,000 रुपए ट्रांसफर कर, 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर। टाइप ऑफ डिजिटल किडनैप, कि डिजिटल मीन्स से आपने किडनैप किया, फेक तरीके से किडनैप। तो इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे अवेयर रह सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे बच्चे का शेड्यूल क्या है, मेरे लोगों का शेड्यूल क्या है। अगर आपका बच्चा स्कूल गया है, उसका फ़ोन चोरी हो गया है, स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपको स्कूल की अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। अगर कहीं और कॉन्फ्रेंस में गया है, किसी भी तरीके से कोई खेलने गया है, खेलने गया है, तो आपको वहाँ बात करनी चाहिए, उसके दोस्तों से बात करनी चाहिए, ना कि उन स्कैमर्स पर विश्वास करके आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र करते ही तो आप गए। आपके पास एक ही ऑप्शन, फिर जो प्रोसेस पे हमने बात की 1930। ओके, तो मतलब डिजिटल किडनैप ये हो रहा है तो लोगों को बहुत अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब इसके साथ और देखें, इसके अलावा और क्या-क्या हो रहा है मार्केट में अभी इस टाइम? आजकल तो बिना ओटीपी के भी स्कैम होने लग गए, बिना ओटीपी के भी पैसे गायब होने लग गए। ये कैसे हो सकता है सर? डेली मतलब यही कॉल आते हैं कि ओटीपी मत बताओ, सेफ रहो, ओटीपी मत बताओ। अब ओटीपी ना बता के भी फ्रॉड हो रहा है तो फिर क्या बताएँ? अब केस अब एक केस ये है कि किसी व्यक्ति के साथ 40 लाख रुपए का फ्रॉड होता है, बिना ओटीपी के? बिना ओटीपी के। कैसे? वो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है, एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करती हैं और ये पाती हैं हुँ, कि उस व्यक्ति के घर में एक बेटा था हुँ, जो कि 4th या 5th क्लास में पढ़ा करता था। उसको गेम खेलने का शौकीन था, हुँ, और गेम भी टास्क वाले गेम खेला करता था, जिसको टास्क दिए जाया करते थे कि आपको ये टास्क मिला है, इस टास्क को हुँ, पूरा करिए, आप ये करिए, आप घर में जाइए, आप खाना बनाइए, उसकी फ़ोटो भेजिए, और उसकी हर चीज़ की फ़ोटो
क्लिक करवाई जाती थी। हम्म, उसके घर वालों को भी लगता था बहुत शानदार शानदार टास्क दिए जा रहे हैं, इसको खाना बनाना सिखवा रहे हैं गेम खेलकर, इसको स्पोर्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, इसको पढ़ाई करना सिखा रहे हैं, गेम में हम्म, पढ़ाई करना सिखा रहे हैं। एक दिन ऐसा आया, उसको टास्क दिया गया कि ये प्राइवेट टास्क है, आपको मम्मी पापा को नहीं बताना है, बस एक छोटा सा काम करना है, अपने पापा के फोन में कोई पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद डिलीट कर देना है हम्म, और उसका फोटो हमें भेजना है। सिर्फ ये काम दिया गया। और अगर आपने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई तो आपने जितने भी स्टेजेस पे आप पहुंचे हैं, जो आप गेम जीतने वाले हैं, वो हम्म, सब खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया गया। हम्म, उसके फादर के मोबाइल में जो उस बच्चे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और जो अनइंस्टॉल किया, हम्म, उस अनइंस्टॉलेशन के बाद भी वो बैकग्राउंड में चला करता था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करता था। उसके फादर जो भी काम करते थे वो हम्म, स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो जाया करता था और उसके बाद उन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच जाया करता था। हम्म, लड़के को तो ये लग रहा था मेरा टास्क पूरा हो गया, लेकिन जब उसके फादर ने किसी भी शॉप पे जाके या कहीं भी जाके कोई पेमेंट किया और अपना हम्म। सीक्रेट पिन दबाया, वो सीक्रेट पिन उन फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंच गया और उन्होंने बिना ओटीपी के भी उसके साथ फ्रॉड कर लिया। कि अब ये भी बात ध्यान देने की है कि बच्चों को मोबाइल हम किस हद तक दें। बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो वो तो अगर कोई ओटीपी आएगा उसका भी पता चल जाएगा उनको। बिल्कुल, हर चीज़ का पता लग जाएगा। ये बात हम ऐसे कर रहे हैं कि हम अवेयर भी नहीं हैं और हम्म, हमारे साथ फ्रॉड किस तरीके से हो गया। ना हमने कोई ओटीपी दिया, ना हम सोच सकते हैं कि एक 4th और 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इस तरीके से कोई काम कर देगा और हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। साइबर क्राइम को लेके एक बात कही जाती है कि साइबर क्रिमिनल्स डोंट हैक योर फोन, साइबर क्रिमिनल्स हैक्स यू। आपको सबसे पहले हैक करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और उसके बाद आपके जो डिवाइस तक पहुंचा जाता है। उन्होंने उस बच्चे को हैक किया। एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चाहे हम वेडिंग कार्ड स्कैम को लेके लें, वेडिंग कार्ड स्कैम पे नाम पर बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए। ये कैसे होता है? एक एपीके फाइल भेजी जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि आपको शादी का निमंत्रण है, मैं हम्म, ये बोल रहा हूँ। एक प्रॉपर व्हाट्सएप मैसेज तैयार किया जाता है। शादी के कार्ड की लोकेशन और शादी का कार्ड देखने के लिए इस एपीके फाइल पर क्लिक करें। जैसे ही अच्छा आप, उस एपीके का नाम पीडीएफ कर देते होंगे। एपीके ही रहता है, हम्म, पीडीएफ भी रहता है और यहाँ तक कि व्हाट्सएप का एक मैसेज भी ऐसे बनने लग गए कि आप उस मैसेज पर भी लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कोई लिंक जनरेट करवाता है हम्म। और वो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती रहती हैं, आपका पूरा डेटा ले लेती हैं और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड कर लेती हैं। मतलब एक तो अनवांटेड एप्लीकेशन फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और और अननोन लोगों का तो रिप्लाई भी करने से पहले 10 बार हुँ, सोचें, उसको वेरीफ़ाई करें हुँ। कि हमारा नोन है या नहीं है। सर आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि स्कैम की कोई लिमिट नहीं है। अवेयर नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से ऐसा कौन-सा स्कैम हो सकता है जो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है? हमारे बैंक अकाउंट से मैसेज आता है जीमेल आईडी पर कि आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है हुँ, और जीमेल आईडी का सर्वर है यूएस के पास। हुँ, मतलब यूएस वालों को पता है कि मेरे और आपके अकाउंट में कितना पैसा है। हुँ, यूएस चाहे तो हमारे सारे अकाउंट्स की डिटेल उसके पास है, हुँ, पूरे बैंक के पैसे ही खाली कर ले और पैसे खाली हो गए तो गृह युद्ध की शुरुआत, हुँ, लोगों में भुखमरी, सब कुछ। और जिन सिस्टम पे हम काम करते हैं, चाहे कोई भी ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम, उसके लिए वेव्स का एक मैकेनिज्म है, अंतरिक्ष में, स्पेस में उनके उपग्रह हैं, वो लॉन्च किए हुए हैं, उनसे आता है, कनेक्शंस होते हैं, टावर का सिस्टम। अगर अटैक ही स्पेस में हो, अगर लड़ाई ही स्पेस में लड़ी जाए, तो हमारा तो बैंकिंग सिस्टम, पावर सिस्टम सारा ठप हो जाएगा। रशिया यूक्रेन में ये हुआ था। वहाँ ऐसा क्या हुआ था? रशिया और यूक्रेन का जब शुरुआती दौर का जो अटैकर्स, जो शुरुआती दौर का युद्ध की शुरुआत हुई, हुँ, साइबर अटैक हुए। साइबर अटैक ये पावर सिस्टम होता है हर कंट्री का कि हुँ, कहाँ से पावर मिल रही है, चाहे कहाँ से डेटा सेंटर्स है, कहाँ से आपके बैंक अकाउंट का जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है वो हुँ, ऑपरेट कैसे होगा। उन्होंने अटैक ही इस चीज़ पे किया। आजकल गोली बारूदों से युद्ध नहीं लड़े जाते। हुँ, उन्होंने अटैक किया, हम बैंकिंग सिस्टम को ही ठप कर देते हैं। मान के चलिए हमारे इंडिया में या किसी भी देश में कोई सिस्टम तो है कि आप एसबीआई में पैसा डालते हैं और कहते हैं एक्सिस में ट्रांसफर कर दो, 1 हुँ, मिनट में वो ट्रांसफर हो जाता है। कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन्ड होगा, हुँ। उसी पे अटैक हो जाए, उसी पे इस तरीके से अटैक हो जाए, पूरा बैंकिंग सिस्टम ही ठप।
तो आदमी में तबाही मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, गृह युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाएगी। लोग एक दूसरे को लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो हार्ड अर्न मनी था, जो सिस्टम था, वो ही पूरा सिस्टम ठप। एटीएम खत्म कर दिए जाए, एटीएम वर्किंग प्रोसेस खत्म हो जाए, दैट इज साइबर अटैक। न्यूक्लियर सिस्टम पे अटैक कर दिया नॉर्थ कोरिया ने हमारे देश के, क्योंकि वहां पे तो वो पैसा कमाने का तरीका ही है, वो तो हैकर्स को मानते हैं जैसे ये लोग हमारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हिस्सा हैं। ये लोग ही उनसे कह रखा है कि देश से लूटो और हमारे देश में जमा करो। इसका कोई सॉल्यूशन? सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम हमारे देश की नामी और हमारे देश की सबसे मजबूत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन साइबर अटैक्स को रोकती है। अगर सर्ट ना हो, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ना हो, तो कितने ना जाने कितने सारे साइबर अटैक्स हमारे देश पे हो जाए। 99.99% साइबर अटैक को सर्ट इन रोकती है। बट इनसे भी तो एक्सपर्ट होंगे ना? इनसे भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे देश में भी अपने वाले एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। जैसे रैंसमवेयर हो गया, मालवेयर हो गया, या किसी भी तरीके का वायरस जो कि इंस्टॉल किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस में, फोन में, वो इन्हीं चीजों की वजह से इंस्टॉल हो पाता है कि कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई और उन्होंने अटैक किया, और वो अटैक होके हमारे कॉमन पीपुल्स तक, लोगों तक पहुंच गया और उनके सिस्टम हैक होने लगे। जैसे कि हैक एप्लीकेशन। हैक एप्लीकेशंस हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, चाइनीज एप्लीकेशंस इस तरीके का यूज कर रहे हैं। क्रैक एप्लीकेशन बोल सकते हैं। हाँ, क्रैक एप्लीकेशन। और हमारा इंडिया का तो, हमारा ह्यूमन नेचर ऐसे हो गया इंडियंस का, हम सस्ते के पीछे भागते हैं, जो फ्री में मिल रहा है उसके पीछे भागते हैं। आप सोचिए, कोई भी कंपनी फ्री में क्यों बांटेगी कोई भी चीज? हम अपना 1 मिनट किसी को फ्री में नहीं देते। कोई भी बड़ी कंपनी जो हमें फ्री में कुछ दे रही है, वो क्यों देगी? वो क्या बेवकूफ है? उसको पैसा नहीं कमाना? एक नॉर्मल ऑफिस अगर 20 लोगों के साथ भी चलाएं तो उसमें लाखों रुपए के खर्चे हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं अर्निंग सोर्स क्या है, वो लोग कैसे फ्री में चला देते हैं? तो सर जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से तो फिर कुछ भी सेफ नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल का पूरा डेटा ऑनलाइन है, जो भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनका डेटा ऑनलाइन है, स्कूल का डेटा ऑनलाइन है, तो फिर सेफ क्या है? तो ये डिजिटल भारत सेफ किधर से लग रहा है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर अटैक होता है तो? डेटा सेफ्टी की बात तो हम तब करें जब डेटा हमारे पास हो। हम्म हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। वो किसी दूसरे कंट्री में डेटा स्टोर हो रहा जीमेल का डेटा, जीमेल यूएस के पास है। है। किसी व्हाट्सएप का डेटा यूएस के पास है। फेसबुक पे जो हमने फोटो शेयर की, जो ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे आएगा, इसका डेटा यूएस के पास है। हम तो डेटा भी क्लेम नहीं कर सकते। वही तो। हाँ, अब सेफ्टी के लिए किनसे उम्मीद करेंगे हम? उन लोगों से। अब बात हम इसकी करते हैं जो डेटा हमारे पास है। मान के चलिए, आपने जैसा हॉस्पिटल का बताया, स्कूल का बताया, कोचिंग सेंटर्स का बताया, कि हॉस्पिटल में, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में सारे बड़े लोग, चाहे सीएम हो, पीएम हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई बिजनेसमैन व्यक्ति हो, अपना इलाज करवाने जाता है। उसकी सारी टेस्टिंग रिपोर्ट है, किसमें कितना हीमोग्लोबिन है, किसके क्या डिजीज है, क्या बीमारी है। अगर उस पे ही साइबर अटैक हो जाए, तो लोगों को तो ये तक पता लग जाएगा कि इस पॉलिटिशियन के बॉडी में हीमोग्लोबिन तक कितना है, इस पॉलिटिशियन को किस चीज से प्रॉब्लम है। किसी बिजनेसमैन का ये पता लग जाना कि इसको इतनी बड़ी डिजीज है, उसका तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो डेटा प्रोटेक्ट हुआ कैसे? डेटा प्रोटेक्शन पे हमने जो बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन को लेके, अब हम कैसे कहेंगे कि हाँ, हम डेटा प्रोटेक्टेड हैं? और जिस जगह हम इलाज करा रहे हैं, मान के चलिए किसी भी हॉस्पिटल में मैं गया, उसने मेरी एंट्रीज की, मेरे ब्लड रिपोर्ट ली, मेरे और सैंपल्स लिए। अब वो क्या गारंटी दे रहे हैं मुझे कि हाँ, हमने आपको डेटा को सुरक्षित किया है? क्या गारंटी है वो ये कहें मेरे से कि आपका अगर साइबर अटैक हो गया तो हमारे पास प्रॉपर मीजर्स हैं, हमारे ऊपर कोई साइबर अटैक ही नहीं कर सकता? उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? वही तो, कौन लेगा आप बताओ? उसकी लायबिलिटी के लिए कानून है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी। उसके लिए 2023 में, ये अगस्त 2023 में लोकसभा में पारित हो गया, पास हो गया, लेकिन एनफोर्स अभी नहीं हुआ। अभी इंडिया में आने वाला है। इसके लिए ये कह दिया गया, अगर मैं किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता हूँ और अगर हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट या तो उस हॉस्पिटल के पास होगी, ब्लड रिपोर्ट, या सिर्फ मेरे पास होगी और किसी के पास नहीं है, और वो रिपोर्ट आपके पास पहुंच जाए, आई कैन फाइल ए केस अगेंस्ट
द हॉस्पिटल। 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है अगर आप उस डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो। ये डीपीडीपी एक्ट एनफोर्स होते ही धमाका होने वाला है, और वो इसलिए होने वाला है क्योंकि जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने भी अपने एम्प्लॉयर का, किसी भी क्लाइंट का डेटा रखा हुआ है, और अगर डेटा लीक हो गया तो उस पर डीपीडीपी एक्ट के अंदर एफआईआर होगी, और एफआईआर होने के बाद उसको पेनल्टीज फिल करनी पड़ेंगी। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको नियुक्त करना पड़ेगा कि जो क्लाइंट आपके पास आते हैं उनके डेटा को आप कैसे प्रोटेक्ट, अगर हैक हो गया तो आपकी लाइबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर मैं किसी भी स्कूल में भी जाता हूँ, मैंने अपने कॉलेज में भी जाता हूँ, कॉलेज में जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए, पहली क्लास से लेके और जितना भी मेरा 10th 12th जितनी भी मार्कशीट्स, टीसी वगैरह सब, सारे मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट कॉलेज को दिए, और कॉलेज पे हो गया साइबर अटैक। मेरा तो सब कुछ ले लिया उन लोगों ने। उसके लिए पेनल्टीज का प्रावधान है, दैट इज डीपीडी। तो सर हम डेटा पे इतनी डीपली बात कर रहे हैं, तो कोई डेटा चुरा भी लेता है, तो इस वो डेटा का करता क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोन रिकवरी एजेंट्स के पास जो डेटा होता है वो। हुँ, आजकल लोन लेना इतना आसान है, एक क्लिक में लोन मिल जाता है। हाँ। 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 90% इंडिया लोन पे है। हुँ, और 90% इंडिया लोन लेकर ही अपना कोई भी काम करते हैं। और आजकल एक मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि सिविल स्कोर बढ़ाना है। अरे हुँ, क्या करोगे, सिविल स्कोर बढ़ा के भी तो लोन ही तो लेना है तुम्हें। हुँ, तो 90% इंडिया लोन पे है, और जो लोन लेकर जो आप डेटा दे रहे हो उनको, कोई बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ रहा है और उसको फिक्स पेमेंट किसी भी पेरेंट के द्वारा मिलती है, लेकिन उसको पार्टी करनी है, तो हुँ, उसको 20,000 रुपए चाहिए हुँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। वो एक लोन एप्लीकेशन पर जाएगा, क्लिक करेगा, उसको एक्सेस देगा। लोन एप्लीकेशन एक्सेस ले रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट का, आपके प्राइवेट पिक्चर्स का, आपके फोटोज का, आपके एसएमएस का, आपके हर उस एप्लीकेशन का जो आपके फोन में है। क्योंकि आप तो उस जिद में हैं कि मेरे दोस्तों को मुझे पार्टी देनी है, नहीं मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और आपने 20,000 रुपए का लोन लिया, हुँ, और लोन के बाद आपका पूरा डेटा उन लोन एप्लीकेशंस के पास चला गया। और अब लोन एप्लीकेशंस आपको हैरेस करेंगे, 20,000 रुपए का तो 40,000 रुपए वसूल करेंगे। आपका कॉन्टैक्ट मिल गए और उनको आपकी फोटोज मिल गई। फोटोज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और अगर आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर ही ऐसी है, आपने अपनी नहाते हुए ही फोटो ले रखी है, उसको यूज किया जाएगा उन कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जो आपने सेव की हुई है। ये मेरे हुँ, जीजा जी हैं, ये पापा जी हैं, ये मम्मी जी हैं, और आपको धमकाया जाएगा कि इन पे हम आपकी पिक्चर्स भेज देंगे, अदरवाइज इतना हमारा इंटरेस्ट हुआ। 5-5, 10-10 रुपए सैकड़े के हिसाब से ब्याज वसूल करते हैं, और जो लोग ये काम नहीं करते हैं हुँ, उनके पिक्चर्स वायरल की जाती हैं। ये रिलेवेंस है डेटा की इन लोन एप्लीकेशंस को लेके, इन लोन रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट को लेके। और इस तरीके से लोन रिकवरी एजेंट के हैरेसमेंट की वजह से कुछ लोग सुसाइड करने को इसलिए भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ये कहा जाता है उनके रिलेटिव्स को कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने, भतीजे ने ये लोन लिया, हुँ। और लोन भी नहीं चुकाया, और ये काम और करता है इस तरीके से, इसके मोबाइल फोन से ये पिक्चर्स मिली हैं। अब उस व्यक्ति के पास क्या बचता है, उसकी समाज में इंसल्ट हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या कर सकते हैं? कैसे अवेयर रह सकते हैं? सबसे पहला काम कि जिस भी एप्लीकेशन से आपको लोन लेना है, उस एप्लीकेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करिए, हुँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन देने वाले एप्लीकेशन कभी भी जेन्युइन हो ही नहीं सकते थे। क्योंकि आप मान के चलिए, सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर से लोन मिल रहा है। आधार कार्ड नंबर तो किसी का कोई भी ले लेता है। एक हुँ, सिम बेचने वाले के पास भी इतने सारे आधार कार्ड नंबर होते हैं, वो किसी के भी आधार कार्ड नंबर से लोन ले लेगा। तो आधार कार्ड नंबर से लोन देने वाले एप्लीकेशन से तो बिल्कुल सतर्क रहें। दूसरी चीज, जो एक्सेस वो लोग मांगते हैं हुँ, मोबाइल फोन के कॉन्टैक्ट का या फोटोज का, उस एक्सेस को ना दें, क्योंकि लोन एप्लीकेशन को काहे की जरूरत कॉन्टैक्ट, वो फोटोज का एक्सेस लेके करेगा क्या, वो हुँ, माइक परमिशन लेके क्या करेगा। क्योंकि हमारे फोनों में भी देखें तो अगर हमारे फ़ोन में 50 एप्लीकेशंस हैं, तो हमने 20 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को तो माइक की परमिशन दे रखी होगी। इसलिए ही यूट्यूब पर और अलग-अलग जगह वो एडवर्टाइज़ दिखाए जाते हैं कि आप, अगर मैं एसी की बात करता हूँ, तो 15 मिनट बाद एसी का ऐड आ जाता है। एसी का ऐड इसीलिए तो आ जाता है, उन उन एप्लीकेशंस को आपने माइक की परमिशन दी हुई है, और वो हुँ, माइक की परमिशन लेकर आपने की आवाज़ सुनी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया और डेटा कलेक्ट करके बेच दिया उन एसी कंपनीज को कि साहब ये एसी की बात कर रहा है, इसको एसी की हो सकता है आवश्यकता हो, तो हुँ। एसी का ऐड आने लग जाता है। इसी तरीके से लोन रिकवरी एजेंट की एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन भी डेटा सेलिंग और इस तरीके से ही काम करती हैं। और डेटा अगर हमारा चला गया तो हमारा सब कुछ चला गया, क्योंकि फिर हमारा हैरेसमेंट शुरू। तो किसी को अगर लोन रिकवरी एजेंट की तरफ से धमकी आती है,
तो उस कंडीशन में क्या करें? FIR निर्मला सीतारमण जी ने, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पेसिफिक ये कह दिया कि लोन रिकवरी एजेंट सिविल मैनर में ही बात कर सकते हैं, गुंडों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। और वो धमकी क्यों दे सकते हैं? ना हमने कोई किसी का रेप किया, ना मर्डर किया, ना कोई क्राइम किया। अगर किसी ने किसी का पैसा उधार ले लिया तो उसको सिविल मैनर में आप प्रोसीड कीजिए। क्या कर सकते हो? क्राइम तो किया नहीं पैसा उधार लेकर। अगर वो नहीं चुका पा रहा है, कोई भी उसके साथ परिस्थिति है, यू कैन फाइल ए सिविल केस। सिविल केस फाइल करिए आप। घर आके धमकाने का राइट आपको किसने दिया? अगर मुझे कोई रोड पे चलता हुआ व्यक्ति थप्पड़ मार देता है, तो थप्पड़ दूसरा मारने का भी राइट मेरे पास नहीं है। मेरा राइट है कि मैं उसको जाऊं और उसकी FIR करूं, क्योंकि कहते हैं ना, कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। अगर कोई किसी को धमकाता है, दैट इज 503 506 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। धमकी देने के लिए भी FIR की जा सकती है। हैरेसमेंट के लिए, मेंटल हैरेसमेंट के लिए, डिफेमेशन के लिए भी FIR की जा सकती है, सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। RBI के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं इस चीज को लेकर। अभी सर सोशल मीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया पे ही गाली-गलौज, धमकियाँ आ रही है बहुत लोगों के। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे धमकी अगर आए तो आपको सबसे पहले 1930, जो शुरुआत में हमने बात की, 1930 पर कॉल करें, उनको बताएं कि इस तरीके से इन लोगों ने हमें धमकी दी है। दूसरा तरीका cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in एक गवर्नमेंट की एक ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें आप कोई भी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन माध्यमों से जो भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है उसकी कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हो। सोशल मीडिया की आईडीज को सस्पेंड करा सकते हो। और जो ग्रीवियंस ऑफिसर की हमने बात की, ग्रीवियंस ऑफिसर को आप ये बता सकते हो कि इस सोशल मीडिया से, इस फेसबुक की प्रोफाइल और लिंक से हमारे पास कंप्लेंट हुई, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा। और जिन्होंने भी ये काम किया है, हमारे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को उनकी इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी, जिससे आगे से भविष्य में साइबर क्राइम ना हो। तो सर अभी के टाइम टेलीग्राम पे बहुत सारे स्कैम हो रहा है, क्योंकि डार्क वेब का सेकंड वर्जन बताया जा रहा है टेलीग्राम को। तो आपके पास किस टाइप के केस आ रहे हैं अभी टेलीग्राम से रिलेटेड? टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। टेलीग्राम पर कोई लिंक शेयर की जाती है और ये कहा जाता है कि आप ट्रेडिंग करिए टेलीग्राम के थ्रू, क्योंकि आपको ट्रेडिंग की स्कीम्स बताई जाती हैं। टेलीग्राम पर इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं कि कोई भी ऑफर की लिंक भेजी जाती है कि फ्लिपकार्ट पे ये ऑफर चल रहा है, अमेजोन पे ये ऑफर चल रहा है, और उसके बाद वो ऑफर की लिंकों पर जब हम क्लिक करते हैं तो पता लगता है हमारा फ़ोन हैक हो गया। हमें पता लगता है कि उन लिंक्स पर क्लिक करके हमारे पिक्चर्स गायब हो गए, हमारे पिक्चर्स का एक्सेस उन फ्रॉडस्टर्स के पास चला गया। इस तरीके के फ्रॉड टेलीग्राम पर हो रहे हैं। टेलीग्राम पर गेमिंग को लेके बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन को या किसी भी तरीके के फ्रॉड एप्लीकेशंस को हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करवा दिया जाता है। उस तरीके के फ्रॉड टेलीग्राम पर हो रहे हैं, इसीलिए CEO को भी अरेस्ट किया गया। इसी तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी देखी गई कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो आप किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल हो। टेलीग्राम के ओनर से भी ये पूछा गया। पोर्नोग्राफी भी बढ़ रही है टेलीग्राम। पोर्नोग्राफी भी बढ़ रही है। मूवीज के लिए आए दिन सुनते हैं हम, कोई भी मूवी लीक हो जाती है, पायरेट। पायरेटेड मूवीज का है, उसके लिए अलग सेंसर बोर्ड का एक लॉ है कि किस तरीके से प्राइवेट पिक्चर्स, MMS, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को लेके भी सवाल है कि उसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किस तरीके से आप ट्रैक करोगे। कोई नोडल ऑफिसर नहीं, कोई ग्रीवेंस ऑफिसर नहीं। एक ये सेक्सटॉर्शन क्या है? सेक्सटर्शन को लेके जो सबसे ज्यादा आजकल चर्चित है वो है वीडियो कॉल स्कैम। वीडियो कॉल स्कैम को लेकर कोई भी आपके पास वीडियो कॉल आता है जिसमें एक कोई भी लड़की की तस्वीरें दिखाई जाती हैं या लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है, और जैसे ही आप अपना फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं तो आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है वो लोग आपका पूरा रिकॉर्ड करके, और ये कहा जाता है कि आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को, इन सब लोगों को वो रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, क्योंकि आपका ये दिखाया गया कि आप एक न्यूड लड़की की वीडियो देख रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं उस तरीके से शिकार बनाया जाता है और उस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। दैट इज सेक्सटॉर्शन, कि एक तरीके से न्यूड इमेजेस को यूज करके आपको एक्सटॉर्ट किया गया। तो कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए, आप वीडियो कैमरा ऑन ऑफ रखें, चाहे वो उंगली रख के रखें या जिस भी तरीके से। कोई भी अननोन नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को ना उठाएं। आप किसी को भी ना बताएं कि कौन है सामने, क्या है क्या नहीं है। जब तक कि आप उसको वेरीफाई ना कर लें तब तक आप किसी भी व्यक्ति को अपना वीडियो कैमरे का एक्सेस ना दें। और दूसरी चीज, अगर हो जाए तो क्या करें, हो जाए तो वही cybercrime.gov.in और ये शिकायत दर्ज कराएं कि इस तरीके से हमारे साथ एक स्कैम हुआ है जो पैसे की डिमांड कर रहा है। जिस भी व्यक्ति ने ये रिकॉर्डिंग किया होगा उसकी IP एड्रेस को ट्रैक करके हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास इतनी भी ताकत है कि वहीं से ही उसको अरेस्ट भी कर लाएं और उसको हटवा भी दें।
एक सर अभी डीप फेक काफ़ी वीडियो बनाए जा रहे हैं, हर किसी को किसिंग वाला सीन बना दिया, डांस वाला सीन हुँ, बना दिया है, ये पोर्नोग्राफी हो रही है हुँ, डीप फेक के थ्रू। हुँ। तो ये इस टाइप के भी केस आ रहे हैं क्या आपके पास अभी? बिल्कुल इस तरीके के केसेज़ यहाँ तक हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की डीप फेक वीडियोज़ बना दी गई। हुँ, उनको इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे इटली की प्राइम मिनिस्टर के लिए वो गाना गा रहे हैं, तेरे इश्क में पागल हो गया, और इस तरीके की डीप फेक वीडियोज़ उन्हीं की वॉइसेज़ में बना दी हुँ, गई। तो इसके लिए स्पेसिफिक लॉ डीप फेक का आईटी एक्ट में ही है कि आप चीटिंग कर रहे हो किसी की भी आइडेंटिटी चुराकर, हुँ। उसमें उनका वॉइस ओवर डाल रहे हो, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स का यूज़ करके उन्हीं की आवाज़ में कुछ ना कुछ उनसे कहलवा रहे हो, तो इसके लिए एफआईआर की जा सकती है। जिस पर्सन की बनाई गई वो एफआईआर करा सकता है क्योंकि वो विक्टिम है, और विक्टिम के साथ-साथ ये भी बता सकता है जिस एप्लीकेशन के थ्रू ये बनाई गई, उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और जो वीडियो सोशल मीडिया पे है वही जो आपने पहले बताया था वैसे डिलीट करवा सकते हैं। वैसे डिलीट भी करवा सकते हैं, और जो लोग इनको डाल रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, इन पे भी कार्रवाई की जा सकती है। अभी के टाइम कुछ बेरोज़गार लोगों को टारगेट किया जा रहा है सर, जैसे घर बैठे पैसे कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, तो इस टाइप का भी स्कैम हो रहा है क्या मार्केट में अभी? बिल्कुल हो रहा है, और ये साइबर क्रिमिनल सबसे ज़्यादा जो स्कैम कर रहे हैं वो बेरोज़गारी के नाम पर ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गार युवाओं की संख्या बहुत बड़े स्तर पर है। बेरोज़गारी चरम पे है, और इसी चीज़ को टारगेट किया जा रहा है कि आपको हम जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, और एक्चुअल में वो जॉब नहीं होती है, उनसे क्राइम करवाया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स का यूज़ किया जा रहा है उस फ्रॉड मनी को रोटेट करने के लिए। जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उन सभी का जो पैसा जिन-जिन अकाउंटों में जा रहा है, वो सभी पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोग हैं, जिनको पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उनके बैंक अकाउंट का यूज़ उस मनी को रोटेट करने के लिए किया जाता है। उनको सैलरीज़ भी फ्रॉड पैसे से दी जाती हैं, और इस तरीके से उनको क्रिमिनल्स बनाया जा रहा है ये पार्ट टाइम जॉब के नाम पे। रीज़न क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा एम्प्लॉयर कौन है? हुँ, हमें जॉब आखिर दी किसने? जब हमें यही नहीं पता किसने जॉब दी है, तो हो सकता है कोई टेररिस्ट हो, किसी हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन का शिकार हो गए हों, क्योंकि टेररिज़्म के बेसिक तरीके तो वो चले गए। हुँ, जिस तरीके से अरेस्ट, किडनैपिंग, रेप सब कुछ डिजिटल है, तो डिजिटल टेररिज़्म भी तो हो सकता है। हुँ, किसी को मारने के लिए उसकी आइडेंटिटी ही चुरा लो, किसी को मारने के लिए उसको मेंटली इतना हरेस कर दो, वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाए। टेररिस्ट का तो मोटिव हो गया पूरा। हुँ। उनका मोटिव सिर्फ़ एक ही तो है, अशांति फैलाना। अशांति इस तरीके से फैला दी। एक सर सोशल मीडिया पे काफ़ी बार मुद्दा देखने को मिलता है, एमएलएम कुछ बोलते हैं फेक है, कुछ फ्रॉड बोलते हैं, कुछ जेन्युइन भी बोलते हैं, तो हुँ। एमएलएम का फ्रॉड भी होता है क्या? एमएलएम, पोंजी स्कीम्स, इन सभी कंपनियों के फ्रॉड होते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हुँ, एमएलएम के नाम पे फ्रॉड करती हैं, और बेसिकली एमएलएम कंपनीज़ का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि एक तरीके से एक मूवीज़ का डायलॉग भी है, दुगना करने की स्कीम, और इस तरीके से। आप ₹500 लगाओगे, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद आपको ₹1000 ₹5000 मिल जाएँगे। लेवल सबके निकलेंगे। लेबल सबके निकलेंगे, और इस तरीके से, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। इस तरीके से कोई भी कंपनी किसी को पैसा देने क्यों आएगी? एमएलएम कंपनीज़ को देख के तो ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास पैसों के पेड़ हैं, हुँ, और ये हमें, हम जैसे लोगों को पैसा देने के लिए आए हैं सिर्फ़। अच्छा ठीक है, आप ₹500 दे रहे हो, चलो ₹1000 ले जाइए। क्योंकि एमएलएम में पैसा लगाने को भी तो हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। आप किसी भी कंपनी से कोई भी अगर पैसा भी दे रहे हो, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप लीगल काम के लिए पैसा दे रहे हो। अगर आप गन खरीदते हो और गन वाला आपको गन नहीं देता है, तो आप ये कैसे कहोगे साहब मैंने इसको पैसा गन खरीदने के लिए दिया और गन नहीं दी इसने? आप हुँ। खुद ही नहीं जाओगे। उसी तरीके से एमएलएम कंपनीज़ भी हैं। आप ये प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि भाई आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो लीगल चीज़ में किया है, इल्लीगल चीज़ में किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ? किस तरीके से आपने काम किया उन कंपनीज़ के साथ? तो एमएलएम कंपनीज़ इन्हीं लूप होल्स का फ़ायदा उठा के फ्रॉड किया करती हैं। तो सभी कंपनी फ्रॉड करती है या कुछ लिमिटेड या कुछ जेन्युइन भी है? जेन्युइन भी हो सकती हैं। एमएलएम कंपनीज़ बेसिकली चेन सिस्टम पे वर्क किया है इन्होंने। एक पर्सन को बेचा, एक 3 को बताएगा, 3 3 को बताएँगे, 3 3 को बताएँगे। बहुत सारे चेन सिस्टम चल रहे हैं, क्योंकि बहुत इसमें प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, ज्वेलरी भी बेच रहे हैं। आजकल तो लोग प्राइवेसी के नाम पर इस तरीके के एप्लीकेशंस को भी बेचने लग गए कि आपको हम गेमिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाएँगे। बच्चे गेमिंग एप्लीकेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं कि ठीक है, इस एमएलएम कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरे को ये पर्टिकुलर गेम इतने पैसे में मिलेगा, इतने कम पैसे में मिलेगा। सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं एमएलएम कंपनीज़ के नाम पे, इन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के। बहुत सारे तरीके एमएलएम कंपनीज़ के हैं जो नए-नए तरीके ये लोग अपना रहे हैं। एक सर काफ़ी सोशल मीडिया पे देखने को मिला है अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या है लोगों को जॉब के नाम पे दूसरे देश भेजते हैं वीज़ा देके हुँ, और वहाँ पे जाके उनसे वीज़ा छीन लिया जाता है हुँ। और फिर उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं।
तो इस टाइप के क्या-क्या हो रहे हैं सर मार्केट में? और इस टर्म को बोलते हैं साइबर सेलेब्रिटी। साइबर सेलेब्रिटी सरकार ने ही नाम दिया। सरकार ने एक डेटा भी पब्लिश किया अभी कुछ दिन पहले, हुँ, जिसमें लास्ट 3 इयर्स में 30,000 लोगों को साइबर सेलेब्रिटी का शिकार बनाया गया। हुँ, साइबर गुलामी 4-5 देश हैं, लाओस हो गया, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और इस तरीके के देश हैं, हुँ, जिनमें भेजा जाता है अच्छी जॉब के नाम पे, हुँ, कि आपको वहाँ जॉब मिलेगी, आप पैसा कमाएँगे और उस पैसे को आप घर परिवार के लिए भी भेज सकते हैं। हुँ, उस चीज़ से लोग ये खुश होते हैं कि ठीक है, मैं पैसा कमा के, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी, हुँ, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, विदेश में जाके मेहनत करेंगे। लेकिन एक्चुअल में वो साइबर सेलेब्रिटी का शिकार होते हैं, गुलामी की राह पे जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, वीज़ा ले लिया जाता है, 1 महीने का उनका वीज़ा दिलवाया जाता है, वो वीज़ा ले लिया जाता है और 1 महीने तक उनसे काम भी करवाया जाता है। 1 महीने के बाद जैसे ही टाइम निकलता है, मान के चलिए 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अब वो इस चीज़ के डर की वजह से कुछ नहीं कह पाते कि अगर हमने कुछ भी ऑब्जेक्शन किया तो हमारा वीज़ा तो 1 महीने का ही था, वो हुँ, वीज़ा ही कैंसल हो गया। अब अगर हमने किसी सरकार को बताया, तो हमें घुसपैठिए की करार दिया जाएगा कि हुँ, आप वीज़ा कैंसल होने के बाद भी क्यों रुके रहे? तो हुँ, वो उनके गुलाम बन जाया करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि देश से लोग गायब हो रहे हैं। क्योंकि वीज़ा कैंसल होने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, जबकि अलग टेक्निक्स हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, वो सब कवर है, वहाँ के रूल्स होते हैं। हुँ। लेकिन उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप अब हमारे गुलाम हैं, क्योंकि आप भारत भी नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पे भी आपको पकड़ लिया। तो ऐसे लोगों से कैसे बचें या कैसे अवेयर रहें? सबसे पहले तो चीज़ की जो भी ज़्यादा सैलरी का लालच दे रहा है, उन लोगों के संपर्क में कभी ना आए। हुँ, दूसरा, अगर आपका कोई दोस्त विदेश में है और आपको विदेश बुलाता है, तो उस चीज़ की बहुत गहनता से जाँच करें। क्योंकि उनका काम ही ये है, जब किसी एक व्यक्ति को लेके जाया जाता है, उसका टारगेट ये होता है, तुझे फ्री हम तभी करेंगे, जब तू 5 अपने और दोस्तों को यहाँ पे बुलाएगा। तो वो किसी भी तरीके से लालच देकर, अपनी ज़िंदगी दिखाकर कि मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इस तरीके का ऑफ़िस है, सेटअप है, लालच देकर अपने 5 दोस्तों को, 10 दोस्तों को और बुलाया जाता है। और इस तरीके से साइबर सेलेब्रिटी चल रही है। क्योंकि मेन वर्किंग चाहिए उनको, सिर्फ़ उनको खाना दे देकर उनसे काम करवाते हैं, क्योंकि वो लोग उनके पास ऑप्शन भी नहीं छोड़ते और जो लोग उनका विरोध करता है, उनको मार दिया। हुँ। तो आदर्श जी हमारा लास्ट में रहता है रैपिड फायर राउंड, तो हुँ, आप रेडी हैं क्विक क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल। सबसे कॉमन साइबर क्राइम इन इंडिया ओटीपी फ्रॉड, ओटीपी ले लिया जाता है, सारा कुछ एक्सेस आपका चला जाता है। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, अभी भी नहीं समझ रहे हैं लोग, ओटीपी के नाम पर एक साइबर लॉ जिसका सबको पता होना चाहिए। आईटी एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या पब्लिक वाईफाई यूज़ करना सेफ है? नहीं, कोई ऐसी गलती जो लोग डेली करते हैं और हैकर्स का काम आसान करते हैं? किसी भी लिंक पर क्लिक करना, वेबसाइट पर लॉगिन करना। कोई रियल लाइफ साइबर क्राइम केस जिसने आपको शॉक कर दिया हो? मैं खुद देख रहा हूँ एक केस, मेरे क्लाइंट के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आया और चला गया। अब 1 करोड़ का एलिगेशन उस पर है कि उसने फ्रॉड किया और अपने 1 करोड़ आया और चला भी गया। 1 करोड़ आया, चला गया, क्योंकि उसका अकाउंट हैक हो गया था, बैंक अकाउंट हैक हो गया था और अब 1 करोड़ का एलिगेशन उसके ऊपर है कि उसने डिजिटल अरेस्ट का स्कैम किया। किसी गरीब व्यक्ति पर रेप केस हो जाए, तो हुँ, उसे फ्री में लॉयर मिलेगा? बिल्कुल लीगल एड का प्रोविज़न है, फ्री लीगल एड, आपको लीगल सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर किसी का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हैक होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उसके ग्रीवेंस ऑफिसर को शिकायत करो, एक ईमेल करो, मेल करो कि हमारा व्हाट्सएप इस नंबर से हैक हो गया। अगर किसी को साइबर क्राइम समझना हो, तो कौन-सी मूवी देखें? जमताड़ा, फतेह, नई मूवी आई है। कोई एक ऐसा लॉ जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है? डोमेस्टिक वायलेंस। डार्क वेब एक्सेस करना सेफ है या नहीं? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक्सेस कर रहे हो। लीगल है या नहीं? लीगल तो है, ओके। क्योंकि इल्लीगलिटी के लिए, क्योंकि बनाया ही गवर्नमेंट ने है। यूएस की गवर्नमेंट ने बना के दिया है। सबसे ज़्यादा मीडिया पर्सन्स यूज़ करते हैं डार्क वेब को, क्योंकि बहुत सारी सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन है जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, वो डार्क वेब के थ्रू पहुँचाई जाती है एक दूसरे के। कोई एक ऐसा फीमेल लॉ जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करती है औरतें? रेप हो सकता है, क्योंकि देखा जाता है कि जिन पे रेप के एलिगेशन लगते हैं 50% एक्यूटल हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। अगर बरी हुआ है तो मतलब फेक रेप केस था। लिव इन में रहते हुए कोई लड़की रेप केस फाइल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, समझदारी उस लड़के की ये है कि लिव इन रिलेशन सर्टिफ़िकेट बनवाए वो। क्योंकि लिव इन रिलेशन सर्टिफ़िकेट को एक तरीके से मैरिज का ही कुछ पॉइंटों में दर्जा दिया जाता है। बट वो मैरिड है लड़का और हुँ, फिर लिव इन में रह के रह बना सकता सकता है? है, रह सकता है। क्योंकि ये उसका प्राइवेट राइट है। उसकी पत्नी शिकायत कर सकती है, समाज शिकायत नहीं कर सकता। कोई लड़का-लड़की होटल में जाते हैं, वहाँ रेड पड़ जाती है, तो हुँ। क्या पुलिस उन्हें पकड़ सकती है? अगर 18 साल से ऊपर है, नहीं पकड़ सकती, उनका राइट है। मेजॉरिटी एक्ट ये कहता है कि एक 18 साल से ऊपर का लड़का है, लड़की अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है। यही हमारा देश का संविधान हमें फ्रीडम देता है। अगर कोई लड़का स्पा में जाता है और हुँ, वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है, हुँ। तो क्या पुलिस उन्हें पकड़ सकती है? पकड़ सकती है, लेकिन इल्लीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इल्लीगल एक्टिविटी पुलिस को भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को भी प्रूव करनी पड़ेगी कि उसने गलत काम क्या किया। तो ओके। डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में बिल्कुल। तो जो पकड़ के ले जाते हैं वो उसके बाद एक्सप्लेनेशन दीजिए किस तरीके से क्या है। स्पा अगर आपने पार्लर खोला हुआ है,
परमिशन दी हुई है, सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको क्यों कोई पकड़ सकता है? नहीं, बट वो फ़ोटो वोटो वायरल कर देते हैं, हमने वो इनको गलत पकड़। है, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ बैठाई जा सकती है। कोई भी प्राइवेसी को हमारी को लीक कैसे कर सकता है? तो ये था आदर्श जी आज का पॉडकास्ट। क्या एक्सपीरियंस रहा आज का आपका? बहुत शानदार। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने किसी लॉ फ़ील्ड के पर्सन को भी एक अपॉर्च्युनिटी दी कि हम लॉ वाले एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर पाएँ और आपकी जो भी ऑडियंस है, आपके जो भी दोस्त हैं, फैन्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके सामने एक ये बात पहुँच पाए कि एक्चुअलिटी में कानून किस तरीके से वर्क करते हैं, जिन कानूनों के तहत ही हम अपना जीवन यापन करते तो सर जितने भी अपन को दर्शक देख रहे हैं, हैं। उनके लिए आपकी तरफ से कोई अवेयरनेस मैसेज? अवेयरनेस मैसेज यही कि सबसे पहले तो डरना बंद करें आप। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम का इलाज डरना नहीं है। हमने एक लाइन भी बोली थी कि सरफरे ही इतिहास बनाते हैं, समझदार लोग उनके बारे में पढ़ा करते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए वाईटीएम पॉडकास्ट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आवाज़ आप तक पहुँचा ही। और मैं शुक्रगुज़ार इस चीज़ के लिए हूँ इनका, क्योंकि मैंने जब इनके बारे में देखा, पढ़ा और समझा कि किस तरीके से ये अलग-अलग टॉपिक्स पर और बहुत ओरिजिनल तरीके से ये आप तक बातें पहुँचाते हैं, किस तरीके से ये डेडिकेटेड हैं, इनकी टीम डेडिकेटेड है। क्योंकि जब हम इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, तो इनका जो प्रीवियस 2 दिन का एक्सपीरियंस रहा, वो हमने जाना। रात दिन मेहनत करके आपके लिए ये लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट, इनकी पूरी टीम आपके लिए प्रिपेयर करती है। तो थैंक यू सो मच वाईटीएम पॉडकास्ट का, यूट्यूब चैनल का। आप सभी का धन्यवाद कि जिस तरीके से आपने इस पूरे पॉडकास्ट को देखा और प्यार हमें दिया। आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आपने यहाँ तक देखा है तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होगी। डरना नहीं है किसी भी प्रकार का अगर स्कैम हो जाता है आपके साथ, और सर से कुछ और चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, पूछना है, तो नीचे मैं सोशल मीडिया लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सर से आप डिस्कस कर सकते हैं किसी भी स्कैम से रिलेटेड, कैसे निकलना है, कैसे बात करनी है, कैसे हैंडल करना है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका। तो चलिए आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी इंटरेस्टिंग अलग टॉपिक के साथ। तो चलिए सर आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री थैंक राम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।